नमस्कार आणि जय हिंद. आज या खूप महत्त्वाच्या शरद व्याख्यानमालेमध्ये 68व्या वर्षी आपण मला इथे बोलवलं आणि बोलण्याचं सौभाग्य दिलं, ह्याच्याकरता मी आपण सर्वांचा खूप खूप आभारी आहे. मी एवढा मान माझा नाही आहे या व्याख्यानामध्ये बोलायचं, पण तरी आज मी प्रयत्न करतो की माझ्यातर्फे जे मला सांगितलं आहे त्याबद्दल मी काही बोलू शकेन. तसेच श्री राजा गोरे खूप चांगली प्रस्तावना त्यांनी केली, खूप चांगली कविता म्हटली, त्याच्याकरता त्यांचे अभिनंदन. आणि ते खूप चांगले वक्ता आहेत, त्यात काही वाद नाही. श्री प्रमोद दहीहांडेकर, श्री सुशील देशपांडे, डॉक्टर मिसाळ काही अतिक्रमण किंवा काही प्रयत्न करेल आणि ज्यांनी ज्यांनी प्रयत्न केले त्याला त्याप्रमाणे उत्तर दिले आहे. तसेच याच महिन्यामध्ये भारतीय वायुसेनेचं एक खूप प्रमुख विमान MiG-21 पण सेवानिवृत्त झालं. विमानं पुष्कळ आली एअरफोर्समध्ये, पुष्कळ रिटायर झाली, पण या विमानाचं वैशिष्ट्य आहे कारण की सुरुवातीला आपल्याकडे फायटर म्हटलं तर नेट एक चांगलं फायटर होतं आणि त्यानंतर 1962मध्ये रशियाकडनं आपण हे MiG-21 विमानं घेतली. आपल्याजवळ आत्तापर्यंत 850 MiG-21 होते आणि यांनी प्रत्येक वेळेस जेव्हा जेव्हा देशाला गरज पडली, जेव्हा जेव्हा वायुसेनेला गरज पडली, त्यावेळेस MiG-21नी आपली कामगिरी खूप चोखंदळपणे पूर्ण केली, खूप चांगल्या प्रमाणात केली आणि त्याच याच्यामुळे भारताला शत्रुपक्षांना उत्तर देता आलं. MiG-21चं रिटायरमेंट म्हणजे हा एक इतिहास आहे, लक्षात राहणारा आहे. आणि दुसरं म्हणजे रशियाशी आपली मैत्री, याचं एक खूप चांगलं उदाहरण आहे. इतक्या वर्षांमध्ये नाहीतर होतं काय की आपण जेव्हा विमानं घेतो तर काही वर्षांनी ते देश आपला आयडेंटिटी बदलतात, दुसऱ्या देशाकडे चालले जातात, त्याचे आपल्याला त्याचे पार्ट्स मिळत नाही, बरेचसे प्रकार होतात. पण रशियानी या विमानाला निर्मित करायची जिम्मेदारी पण आपल्याला दिली, आपल्याला टेक्नॉलॉजी दिली, त्यामुळे MiG-21चं निर्माण भारतामध्ये होऊ शकला. हे एक सुपरसोनिक विमान होते आणि या विमानाने बऱ्याचशा युद्धांमध्ये 65मध्ये त्यांनी आपली चांगली कामगिरी केली. 71मध्ये आपण पाकिस्तानला धडा शिकवला ते याच विमानामुळे. कारगिल झालं तेव्हा पण हे विमानाने आपलं काम केलं. आणि सगळ्यात शेवटी तुम्हाला लक्षात असेल की जेव्हा बालाकोट स्ट्राईक आपण केली त्यानंतर पाकिस्ताननी जेव्हा प्रत्युत्तर द्यायचा प्रयत्न केला तेव्हा हेच विमान होतं ज्याला विंग कमांडर अभिनंदननी चालवलं होतं आणि पाकिस्तानजवळ असलेल्या F-16 सारख्या लढाऊ विमानाला, जो अमेरिकेचं सगळ्यात चांगलं फायटर मानतात, त्या विमानाला पाडण्याचं खूप मोठं कामगिरी केली होती. तेव्हा जगाला धक्का बसला होता की MiG-21 सारखं एवढ्या जुन्या पद्धतीचं विमान एवढं मोठं काम करू शकतं, कारण की त्याच्याकरता जे वैमानिक आहे त्यांचं प्रशिक्षण भारतीय वायुसेनेमध्ये त्या दर्जाचं असतं. तेच मुख्य कारण होतं. आज आता MiG-21 रिटायर झालं, पण MiG-21 रिटायर झाल्यानंतर पण आपल्याजवळ बरीचशी चांगली विमानं त्याच्या रिप्लेसमेंटमध्ये आली आहे. तेजस, रफाल, मिराज, जगवास, तर तसं पाहिलं तर आपल्याकडे कमी नाही. आणि आजही भारतीय वायुसेना कोणाच्याही आक्रमणाला उत्तर देण्यासाठी सज्ज आहे आणि आपण ऑपरेशन सिंदूरमध्ये ते दाखवून दिलं आहे. याला मध्यंतरी MiG-21चे ॲक्सिडेंट खूप वाढले होते, तर याला फ्लाइंग कॉफिन पण म्हणत होते, पण ते कारण बरोबर नव्हतं. कारण की जेव्हा तुमच्याजवळ मोठा ताफा असतो तर ॲक्सिडेंट त्याच्यामध्येच जास्त होतात. थोडी विमानं 30 विमान असली तर त्यातलं एक विमान नाही पडणार, पण 800 विमान असली तर एक पडेल विमान, आणि पडलं त्याला फ्लाइंग कॉफिन म्हणता येणार नाही. पण तरी पण आपण याचा मेंटेनन्स ठेवला, यांना इतक्या वर्ष चालवलं आणि आज भारतीय वायुसेनेनं हे विमान दिमाखदारांनी पद्धतीने खूप मोठ्या यांनी रिटायर झालं. आणि भारतीय वायुसेनेचे अधिकांश अधिकारी याच विमानावर शिकलेले आहेत. चंडीगडमध्ये जेव्हा सेरेमनी झाली तेव्हा त्या लोकांच्या डोळ्यामध्ये अश्रू आले. इतकं प्रेम त्या अधिकाऱ्यांच्या आणि जवानांच्या मनामध्ये या विमानाबद्दल होतं, ज्यांनी याच्यावरती धडे घेतले होते.
तर असं हे विमान आपल्या देशात असताना आता ते रिटायर झालेलं आहे आणि रिटायरमेंट पण त्यांनी खूप मोठ्या दिमागदार पद्धतीने केलं आहे. आता याच्यानंतर मुख्य टॉपिककडे वळतो. ऑपरेशन सिंदूरबद्दल बोलण्याचा मुख्य उद्देश माझा हा आहे की सगळ्यांना सांगणं की सिंदूर म्हणजे नुसती एक छोटंसं ऑपरेशन किंवा लढाई नव्हती. खरं तर ही लढाई नव्हती, हे ऑपरेशन होतं. लढाई म्हणजे मोठ्या प्रमाणात होते. कारगिल पण ऑपरेशन होतं, तसंच हे पण एक छोटं ऑपरेशन होतं. आणि याच्यामध्ये सगळ्यात मोठा जो आधार आपल्याला मिळाला तो आत्मनिर्भर भारतचा मिळाला. आपण बऱ्याच वेळा ऐकतो आत्मनिर्भर भारत बरोबर, पण आज माझा प्रयत्न राहील तुम्हाला दाखवायचा की आत्मनिर्भर भारत काय आहे आणि आपण त्याच्यामध्ये काय केलं आहे. त्याच्या आधी मी तुम्हाला सांगू इच्छितो, माझं संबंध कोणत्याही पॉलिटिकल पार्टीशी नाही किंवा त्याच्याशी संबंध पण नाही. त्याशिवाय आज जेवढी इन्फॉर्मेशन मी दाखवणार आहे त्याच्यामध्ये कोणतीही इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी करता डेंजरस नाही. ही सगळी इन्फॉर्मेशन ऑनलाईन अवेलेबल आहे, सोशल मीडियावरती अवेलेबल आहे. त्यामुळे आय एम नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग नॅशनल सिक्युरिटी बाय शोईंग यू दिस. आता भारताचे सामर्थ्य दाखवायचा प्रयत्न म्हणजे काय झालं की सैनिक म्हटलं की युद्ध आलं. पण माझे सैनिक मित्र इथे बसलेत खूप सारे. प्रत्येक सैनिकाच्या भाग्यामध्ये युद्ध पडण्याचा वेळ येत नाही आणि येऊ पण नाही. युद्ध काही खूप चांगली गोष्ट नाही आहे, पण जेव्हा एकदा युनिफॉर्म घातला, सैनिक म्हटलं, हातात बंदूक घेतली की एक असं वाटतं काहीतरी झालं पाहिजे. आणि त्याप्रमाणे मी 1983मध्ये एअरफोर्स जॉईन केली. मध्ये मध्ये हिंदी में बोलूँगा बीच में मैं, तो हिंदी भाषी लोग नाराज ना हो. 1986 मध्ये त्याच्या आधी एक सांगायचं तुम्हाला की सैन्यामध्ये आम्ही दरवर्षी आमचं एक ऑपरेशनल वॉर प्लॅन असतं. त्या वॉर प्लॅनमध्ये आम्ही लिहिलेलं असतं की युद्ध झालं तर आम्हाला काय करायचं आहे, कोणची युनिट कुठे जाईल, त्याची कामगिरी काय असेल, त्याची लोकेशन काय असेल, त्याच्याकरता काय काय त्याला गरजा लागतील, सगळ्यांचं लिस्टिंग असतं, तयारी असते. आणि दरवर्षी प्रत्येक युनिटमध्ये वॉर प्लॅन ॲक्टिवेशन म्हणून आमची एक्सरसाइज चालू असते. 1986 जनरल के सुंदरजी आर्मी चीफ होते. त्यांनी विचार केला की युनिटमध्ये एक्सरसाइज होतात, पण अगर मोठी एक्सरसाइज झाली तर आपलं काम कसं राहील हे पाहायला पाहिजे. म्हणून त्यांनी सदर्न कमांडला पुणे ऑर्डर केलं की सदर्न कमांड टू मूव एंड टेक पोजीशन एज इफ वॉर स्टार्टेड. लड़ाई शुरू हो गई है ऐसी पोजीशन लीजिए. सारे सैनिक अपने अपनी यूनिट छोड़ के अपने वॉर प्लान के हिसाब से अपनी अपनी लोकेशन पे जाएंगे. सदर्न कमांड पुणे भारतीय सेना की सबसे बड़ी कमांड है. 50% इंडियन आर्मी सदर्न कमांड पुणे के अंदर आती है. जब ये आदेश पारित हुआ, 6.5 लाख इंडियन आर्मी के अधिकारी और सैनिक अपनी जगह से अपनी पोजीशन लेने के लिए युद्ध के लिए निकल पड़े. उसमें अपनी अपनी गाड़ियां थी उनकी, उनके टैंक्स थे, बीएमपी थे, आप नाम लीजिए. जो सेना के पास इक्विपमेंट होता है अपना सारा सामान लेके सब लोग निकल पड़े. इंडियन एयरलाइंस के हवाई जहाज हायर किए गए थे, रेलवे गाड़ियां हायर की गई थी जिससे मूवमेंट हो. बाय रोड जा रहे थे. तो और ये एक्सरसाइज केवल लिमिटेड थी राजस्थान सेक्टर के लिए, गंगानगर से लेके कच्छ तक. अब इतने से बॉर्डर पे जब इतनी बड़ी 7.5 लाख की आर्मी जब मूव करना शुरू हुई तो सारे रास्तों के ऊपर केवल आर्मी नजर आ रही थी. जब पाकिस्तान ने ये देखा कि इतनी बड़ी सैन्य मूवमेंट हो रही है तो उनको लगा कि इस बार हिंदुस्तान का मूड ठीक नहीं है. हो सकता है हमको बताएं कि एक्सरसाइज कर रहे हैं, अंदर घुस जाएंगे और पाकिस्तान टेक ओवर कर लेंगे. तो उस डर के कारण पाकिस्तान आर्मी को भी आदेश दिया गया कि आप भी अपनी जगह ले लीजिए और बॉर्डर पे मूव कर जाइए. अब इस परिस्थिति के चलते समय ऐसा आया कि दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई आके.
युद्ध की परिस्थिति बन चुकी थी। उसको देखते हुए भारतीय वायुसेना ने भी अपने अधिकारियों को और अपने रडार को और अपने साजो सामान को ऑर्डर दिया कि आप भी अपनी पोजीशन ले लीजिए। तो हमारे भी फाइटर स्क्वाड मूव कर गए। मैं रडार के ऊपर था, हम अपना रडार लेके सीमा पे चले गए और पहले 5 दिन ऐसा लग रहा था कि आज लड़ाई शुरू होती है कि अभी शुरू होती है। पर उसके बाद पॉलिटिकल विल पावर इसमें उनका सामंजस्य हुआ। साउथ ऑफ बाड़मेर फोर्सेस विड्रॉ करने के ऑर्डर हुए और उसके बाद शांति प्रस्थापित हुई। तो ये एक छोटा सा वाकया आपको बताना था। दूसरा, किसी भी वॉर के लिए सेनाएं सदा तैयार है। 24 घंटे 12 महीने केवल आदेश की जरूरत होती है। सेनाएं अपने कैंप से निकलेंगी और लड़ाई पे जाने को तैयार रहती हैं, उनकी पूरी तैयारी होती है। पर उस लड़ाई को लड़ने के लिए पॉलिटिकल विल पावर सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। जब तक उनको आदेश नहीं मिलता पॉलिटिकल मास्टर्स की तरफ से कि जाइए लड़िए, तब तक सेनाएं लड़ नहीं सकती, क्योंकि ये देश की और अदर व्यवस्थाओं की भी सवाल होता है। क्योंकि खाली लड़ना एक उद्देश्य नहीं होता है, आगे विश्व में उनकी क्या परिस्थिति होगी, उसका क्या ये होगा, ये सभी देखा जाता है। तो इन सब बातों के चलते जब तक राजकीय स्तर के ऊपर हमें आदेश नहीं मिलता, सेनाएं कुछ नहीं कर सकती, चाहे जितनी तैयारी हो। 26/11 का हमला हमारे मुंबई में हुआ था, बहुत बड़ा हमला था। सारा देश नाराज हो गया था, कुछ करने की जरूरत थी। और उस समय भारतीय वायुसेना के चीफ ऑफ एयर स्टाफ, उन्होंने प्रधानमंत्री से जाके निवेदन किया था कि वायुसेना तैयार है, आदेश करिए, हम बहावलपुर पे हमला कर देंगे। पर शायद उस समय ऐसा सोचा गया कि हमला करने से परिस्थिति बिगड़ सकती है, अशांति पैदा हो जाएगी, इसलिए निर्णय लिया गया कि हम हमला नहीं करेंगे, हम उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाएंगे कि आपके लोग आए, उन्होंने ये हमला किया, ऐसा किया, इतने लोग हमारे मारे गए, और उस स्थिति को वहीं पर रोक दिया गया। उसी प्रकार समय बढ़ता रहा और जैसे आप सबको मालूम है कि हमारा पड़ोसी देश, मित्र कहें शत्रु कहें पता नहीं, पर बहुत बदमाश है। उसको शांति पसंद नहीं है, आए दिन कुछ न कुछ जो खुरापात करता है। हालांकि उसको उसका जवाब मिल जाता है, जवाब मिलने के बाद कुछ दिन शांत रहता है, पर वो एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह है जो थोड़े दिन बाद फिर खड़ा हो जाता है। अब मुंबई हमले के बाद काफी दिन तक शांति रही, पर अचानक सरकार बदलने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने, और आतंकवादियों को तैयार करना, सिखाना, भारत भेजना, ये उनकी पृष्ठभूमि रही है और वो कंटिन्यूस करते चले आ रहे हैं। आतंकवादियों के कैंप उनके पास बहुत हैं, उनको तैयार करते हैं, बॉर्डर क्रॉस कराते हैं, जाके हमला करिए, बिकॉज खुद में ताकत नहीं है। पाकिस्तान में इतनी ताकत नहीं है कि सीधा हमला करे, भारत के ऊपर जवाब ले ले। तो उसका छुपा हुआ हमला मतलब आतंकवादियों को भेजना है, उनके द्वारा हमारे यहाँ नुकसान कराना है, कश्मीर में नुकसान कराना है, कुछ ना कुछ गतिविधियाँ करते रहना है। तो पहले बार उन्होंने उरी में हमला किया। जब आर्मी की सैन्य छावनी उरी में हमला हुआ, इस बार सरकार बदल चुकी थी, सेना को खुली छूट दी गई। आर्मी चीफ को बोला गया कि आप क्या करना चाहते हैं, सोचिए, प्लान करके बताइए। आर्मी ने अपना प्लान बनाया और उरी हमले के जवाब में आर्मी के कमांडो फोर्स ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो उनके कैंप थे आतंकवादियों के, जिनकी इंफॉर्मेशन हमारे यहाँ एनआईएस की तरफ से, एनआईए की तरफ मिलती रहती है हमको, उस अड्डे को जाके उद्ध्वस्त करके वापस आ गए। अब एक बहुत बड़ी चोट थी कि इंडियन आर्मी के लोग पाकिस्तान की सीमा के अंदर जाके वहाँ पे उनके कैंप को उद्ध्वस्त करके वापस आ गए सही सलामत। उसके बाद कुछ समय बीता और पाकिस्तान ने फिर एक गंदा प्रयास किया, जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो जवान थे, जम्मू से श्रीनगर अपने कॉन्वॉय में जा रहे थे अपनी ड्यूटी करने के लिए, एक बस के ऊपर मारुति कार के अंदर आरडीएक्स रख के आतंकवादियों के द्वारा
उस बस को उड़ाया गया। 40 जवानों की दर्दनाक मौत हुई। पूरा देश हिल गया। हर देशवासी को लग रहा था कि ये कारनामा ठीक नहीं है और इसका एक बहुत अच्छा और जोरदार जवाब देना बहुत जरूरी है। शासन भी इससे सहमत था। फिर से तीनों सेनाध्यक्षों को बुलाया गया। उनको बोला गया कि हमारी तरफ से खुली छूट है, आप क्या करना चाहते हैं बताइए और प्लान कीजिए। पर इस तरह के जो जवाबी हमले हम करते हैं वो ऐसे उठ के नींद के अंदर नहीं होते हैं। उसके लिए काफ़ी तैयारी करना पड़ता है, काफ़ी सोचना पड़ता है। तीनों सेनाओं को साथ आना पड़ता है कि कौन करेगा, क्या करेगा, इसका जवाब कैसे होगा। तो इसके ऊपर मंथन हुआ और उसके बाद एक ही निर्णय लिया गया कि हमें पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी अड्डा है उसको हमें उद्ध्वस्त करना है। एनआईए ने, हमारे जासूस पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के भी जासूस हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, हो सकता है इस जगह पे भी हों या इसके आसपास में भी हों, तो हर समय की इंफॉर्मेशन हर देश को रेगुलरली मिलती रहती है। हमारे भी जासूस जो पाकिस्तान में थे उनके द्वारा हमको ये सूचना मिली कि बालाकोट में एक जगह है जहाँ पे 300 आतंकवादी ट्रेनिंग ले रहे हैं। उचित सूचना थी, मौका था, भारतीय वायुसेना की तैयारी थी, प्लान बना और ये प्लान इतना गुप्त था कि कानो कान खबर नहीं हुई। मैं बताना चाहूँगा कि मैं एयर मार्शल था, वायुसेना मुख्यालय में काम करता था। 25 फरवरी को देश में जो हमारा वॉर मेमोरियल है, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, उसका लोकार्पण देश को प्रधानमंत्री ने किया। वो भी इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ के जो वीर सैनिक वीर गति को जाते हैं उनके नाम लिखने के लिए देश में कोई जगह नहीं थी। इंडिया गेट के ऊपर जो नाम लिखे हुए वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नाम हैं। उसके बाद जितने सैनिकों ने शहादत दी उनका कहीं पे भी हिंदुस्तान में नाम नहीं लिखा हुआ था। तो इस बात को देखते हुए भारत शासन ने निर्णय लिया कि एक युद्ध स्मारक बनाया जाए जहाँ पे उन शहीदों के नाम लिखे जाएं और उन शहीदों के परिजनों को उसके सामने जाकर खड़े होने का मौका मिले, वो अपने शहीद व्यक्ति के नाम को हाथ लगा के देख सके, उनको महसूस कर सके। इसलिए युद्ध स्मारक का एक निर्माण हुआ। 25 फरवरी को लोकार्पण हुआ। भारतीय वायुसेना के विभिन्न कमांड के जितने एयर मार्शल थे सारे वहाँ आए हुए थे, क्योंकि उसी दिन रात को वेस्टर्न एयर कमांड पश्चिमी मुख्यालय के जो हमारे चीफ थे वो रिटायर होने वाले थे, उनकी फेयरवेल पार्टी भी थी। तो वो फेयरवेल पार्टी रात को 12:30 बजे तक चली। चीफ से लेके हम सब लोग उस पार्टी में थे और घर जाके सोए थे कि रात को 2 बजे फ़ोन की घंटी बजी। वाइस चीफ का फ़ोन आया मेरे को। उन्होंने मेरे को कोड बताया। उस कोड का मतलब था कि जल्दी ऑफिस पहुंचो। मैंने अपने नीचे के अधीनस्थ कर्मचारियों को, अधिकारियों को मैसेज दिया और इस तरह से मैसेज फैलते फैलते 4 बजे तक भारतीय वायुसेना मुख्यालय पूरी तरह से जागरूक था, अपने काम में लग गया था। जब 3 बजे अपने ऑफिस पहुंचने के बाद हमने वायुसेना चीफ के पास जाके पूछा कि क्यों बुलाया गया इतनी जल्दी, उस समय पे एयर चीफ मार्शल धनोवा जो चीफ थे उन्होंने हमको बताया कि हमने जो ये हमला 40 बीएसएफ जवानों पे हुआ था उसके जवाब में पाकिस्तान के अंदर बालाकोट नाम की जगह पे आतंकवादियों के अड्डे को उद्ध्वस्त कर दिया है। रात को 1:30 बजे हमारे 16 विमानों ने हमला किया और सारे विमान पायलट सुखरूप वापस आ गए हैं, अपने बेस में पहुंच गए हैं। इसलिए अब पाकिस्तान हमारे ऊपर जवाबी हमला कर सकता है। इसके लिए अपनी तैयारियां शुरू करिए। आप समझ सकते हैं इतना बड़ा काम हो गया, कानों कान खबर नहीं हुई। ग्वालियर बेस से 14 मिराज, जोधपुर से 4 सुकोई एयरबोर्न होते हैं रात को 1:30 बजे और किसी को पता नहीं चलता, बिकॉज उसके पहले से लोगों को बताया गया था कि हमारे यहाँ पे एक एक्सरसाइज हो रही है, हमारे यहाँ इंस्पेक्शन होने वाला है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए रात भर विमान उड़ते रहते थे, तो उनको यही लगा कि ये विमान उड़ रहे हैं
और पाकिस्तान को अंदाजा था कि भारत कुछ करेगा। उनका एक अवैक्स और 2 F-16 रात को भी उड़ रहे थे, हमने उसको देखा। जोधपुर से हमारे 4 एयरक्राफ्ट एयरबोर्न हुए, थोड़ी ऊंचाई रख के एयरबोर्न हुए जिससे पाकिस्तान को दिख जाए, और नीचे कच्छ की तरफ चल दिए। जब अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ वो कच्छ की तरफ जा रहे थे, पाकिस्तान समझ गया कि बहावलपुर पर अटैक करने वाले हैं, तो उन्होंने फटाफट अपने F-16 और अवैक्स को नीचे बहावलपुर की तरफ भेज दिया। जब ये लोग नीचे जा रहे थे, उस टाइम पे हमारे ग्वालियर से निकले हुए 14 मेराज लो लेवल कश्मीर में श्रीनगर गए, रिफ्यूल करके वहाँ से बालाकोट पे अटैक करके वापस आ गए, उनको पता नहीं चला। तो ये एक सीक्रेट मूवमेंट होता है, सीक्रेसी होती है। तो ये सब करने के बाद हमने सोचा कि शायद पाकिस्तान कुछ सबक ले लेगा। कुछ काल शांति से गुजरा भी, ऐसा लगा कि अब शायद ठीक हो गया है, पर ऑपरेशन सिंदूर होना था, और ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सटीक और गहराई तक मार करने की क्षमता को हमने प्रदर्शित किया। किसी भी दुश्मन की दुस्साहसिक कोशिश को नाकाम करने का इरादा हमारा दिखा दिया। नेक्स्ट स्लाइड। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, भारतीय सेना में हम लोग जब नौकरी करते हैं तो हमारी नौकरी नहीं होती है, वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है राष्ट्र की तरफ, यूनिफॉर्म की तरफ और अपने यूनिट की तरफ। यही हमारा ध्येय होता है, और उसी को ध्येय में रख के हर जवान काम करता है। उसको वैसे ही सिखाया जाता है, वैसे ही उसको बड़ा किया जाता है। और सर्विस में रहते हुए हम बिलीव करते हैं कि अपने से पहले राष्ट्र को रखेंगे। अगर जरूरत पड़ती है, राष्ट्र पहले है, हम बाद में हैं। नेक्स्ट। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इतने सारे हंगामे के बाद, इतना सबक देने के बाद भी पाकिस्तान ने सबक नहीं लिया। मुंबई में हुआ, फिर 22 अप्रैल को एक दर्दनाक दुर्घटना हुई जिसमें पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने, मैं क्यों कह रहा हूं पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने, क्योंकि जिस प्रकार का कृत्य किया था, मेरे को नहीं लगता कि और कोई हमारे यहां से सोच भी सकता है। पहलगाम में पर्यटक घूम रहे थे, स्थितियां सामान्य थी, अचानक कहीं से 4 आतंकवादी बंदूकें लेके आते हैं और पर्यटकों को इकट्ठा करके उनसे पूछते हैं कि कलमा बोलिए, धर्म बताओ, और जब नहीं बता पाए तो पॉइंट ब्लैंक सिर में गोली मार दी। ये काम केवल पाकिस्तान ही कर सकता है, बिकॉज उन्हीं की इस तरह की आदतें हैं। तो पाकिस्तानियों ने जो 4 टेररिस्ट भेजे थे, उन्होंने एक ये इतना गंदा काम किया और 26 जो पर्यटक थे उनको मार दिया। पूरा देश हिल गया जब हम सभी ने समाचारों में देखा कि पहलगाम में इतना बुरा अटैक हुआ है, इतना हल्ला हुआ है। तो हर देशवासी चाहता था कि इस बार तो कुछ बहुत बड़ा काम होना चाहिए, पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए। पाकिस्तान इस धरती पर रहने लायक नहीं है। और देश के सेंटिमेंट्स, गुस्सा बढ़ता जा रहा था। पर जैसा मैंने आपको पहले बताया कि सौभाग्य से आजकल की परिस्थितियों में हर बार भारतीय सेना को फ्री हैंड दिया जाता है। सेना से यह नहीं पूछा जाता कि आपने गोली क्यों चलाई। किसी जमाने में यह पूछा जाता था कि भाई सामने से गोली नहीं आई तो आपने क्यों चलाई। वो जमाना अब नहीं रहा। जवान गोली खा के अपने जवान गोली का उत्तर देगा, ऐसा नहीं होता है। जब उसको लगता है कि सामने खतरा है, जवान गोली चला सकता है। तो और पाकिस्तान को मालूम था कि भारत जरूर कुछ करेगा। 22 अप्रैल के बाद पाकिस्तान ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी। सीमा के ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से फायरिंग शुरू कर दी। उनके पास जितने अस्त्र शस्त्र सीमा पे थे, मोर्टार थे, रॉकेट थे, गन्स थी, LMG था, हर वेपन को उन्होंने यूज किया और भारत की तरफ मोड़ के भारतीय गांवों के ऊपर हमले शुरू कर दिए। हमारे में और पाकिस्तान में फर्क यह है कि पाकिस्तान जब हमला करता है तो वो हमारे सिविलियन
लोगों को नहीं देखता है, बल्कि वो चाहता है कि हमारे सिविलियन हानि हो, सिविलियन लोग मर जाएं। और भारत जब हमला करता है, सबसे बड़ा उद्देश्य दिमाग में ये रखता है कि हमारे हमले में जहां तक संभव हो सिविलियन को नुकसान ना हो। जिसको दंडित करना है उसी को हम दंडित करें। और पाकिस्तान ने अपने हिसाब से उन्होंने फायरिंग शुरू किया। हालांकि भारतीय सेना ने उसका उसी तरह से जवाब भी दिया। उनकी जितनी सेना की चौकियां थी पाकिस्तान सेना की, हमने वो ध्वस्त की। पर पाकिस्तानी फायरिंग हमारी चौकियों को छोड़कर हमारे देशवासियों पे और नागरिकों पे, गांवों पे चल रही थी। यहां तक कि उन्होंने कश्मीर में स्थित गुरुद्वारे को निशाना बनाया। उन्होंने वहां के सिविलियन लोगों को मारा। और जब ये फायरिंग चालू हुई तो फायरिंग से अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारतीय सेना ने अपने जवानों और गाड़ियों को उस क्षेत्र में भेजा जहां पे फायरिंग हो रही थी, और वहां से लोगों को निकालना शुरू किया सुरक्षित स्थानों के लिए, जिससे उनकी जान बच जाए। उसी दौरान पाकिस्तानी स्नाइपर ने उरी में एक महिला, जिसको इवैक्यूएट करने के लिए हम गए हुए थे, जब वो घर से बाहर आ रही थी, स्नाइपर ने अपनी बंदूक से पॉइंट ब्लैंक उसके सिर में गोली मारी। बताइए, ये कोई सैनिक कर सकता है या सोच भी सकता है? एक निरीह महिला के सिर में गोली मारने का कोई मकसद बनता नहीं है, पर पाकिस्तानी सेना थी, उन्होंने इस तरह के काम किए और ये काम चलता रहा। जब हमारे तीनों सेनाध्यक्षों ने सलाह मशविरा किया, हर आदमी सोच रहा था कि अभी क्या होगा। पिछली बार जब उरी में हमला हुआ था तब आर्मी ने जवाब दिया था, फिर जब पुलवामा में हुआ तो एयरफोर्स ने बालाकोट किया था, तो अब शायद नेवी कुछ करे। और हम जो रिटायर्ड सैनिक हैं, हम भी यही सोच रहे थे कि अभी क्या कर सकते हैं, हमारे भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस बार क्या हो सकता है। पर देश की रक्षा सेनाओं का मकसद फाइनल हो गया था। और 1 मई को हमारे जितने बॉर्डर एरियाज में वायुसेना एयरपोर्ट है, उन सभी एयरपोर्ट से हमने प्राइवेट एयरक्राफ्ट की, सिविलियन एयरक्राफ्ट की उड़ानें रद्द कर दी। वो सारा क्षेत्र बंद कर दिया। वहाँ पे किसी भी सिविलियन एयरक्राफ्ट को जाने के लिए मनाही कर दी थी, क्योंकि हमें पता था कि अगर कुछ होता है तो सिविलियन एयरक्राफ्ट टारगेट होंगे। और उसी समय पाकिस्तान ने आखिर तक अपने सभी जितने एयरपोर्ट थे वहाँ से प्राइवेट एयरलाइंस की उड़ानें जारी रखी, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि हमारे शायद कोई विमान में मिसाइल लग जाए, कुछ लोग मर जाएं, जिससे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हल्ला कर सकें और बता सकें कि ये भारत देखिए कैसा राष्ट्र है, इसने सिविलियन एयरक्राफ्ट को उड़ा दिया। तो ये सारी जब प्लानिंग चल रही थी, आप लोगों को याद होगा कि अचानक 7 मई के लिए एक घोषणा हुई राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। हमारे प्रधानमंत्री ने बताया कि युद्ध हो सकता है और सिविल डिफेंस, जब युद्ध होता है तो एक सिविल डिफेंस सिस्टम हमारे यहाँ बना हुआ है, जिसमें कलेक्टर उसका मुख्य अधिकारी होता है और उसके मातहत उसके अंतर्गत जो होमगार्ड वगैरह अलग अलग डिवीजन आते हैं, वो देशवासियों की रक्षा कैसे करना है। अगर अटैक होता है, ऊपर से हवाई हल्ला होता है, तो उसके अंदर सायरन कैसे बजेगा, कहाँ से बजेगा, किन किन को सुनाई देगा, जब सायरन बजेगा तो लोगों ने क्या करना है, और हवाई हमला होने के बाद लोगों को कैसे सेवाएं पहुंचाना है, इन सब का एक सम्मिलित ये होता है, प्रयास होता है। तो एक घोषणा हुई कि 7 मई को पूरे भारत में सिविल डिफेंस की प्रैक्टिस होगी। सारे लोग तैयारी में लग गए। हर शहर में, हर गांव में सायरन लगाना शुरू किया। दिन में, रात को ट्रायल चलती रही कि आज 7 तारीख को सायरन बजाना है। और हम सब ये सोचते रहे कि 7 को सायरन बजेगा, पर 7 को सायरन बजने के पहले 6 और 7 की मध्य रात्रि को 1:30 बजे एक ऐसा काम हो गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हमने वो करने के पहले, जब भारत की एक
विशेषता यह है कि हम कोई भी बहुत बड़ा ड्रास्टिक एक्शन एक साथ पहले नहीं ले लेते। हमला करने के पहले हमने कूटनीतिक कदम उठाए। इंडस वैली में जो हमारी सिंधु नदी है, पाकिस्तान सिंधु नदी का पानी दशकों से काम में ले रहा है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सिंचाई सिंधु नदी से होती है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि नदी हमारे यहाँ से बहती है, पानी उसका यूज वो करते हैं। 80% पानी की यूटिलिटी पाकिस्तान के पास है और 20% हमारे पास है। तो इस बार सरकार ने सोचा कि इस बार इनको प्यासा मारा जाए, सिंधु नदी का पानी रोक दिया गया। बहुत बौखलाए, बहुत हल्ला गुल्ला किया, पानी क्यों रोका वगैरह धमकियां दी। हिंदुस्तान डरने वाला राष्ट्र नहीं है। उसके बाद में हमने उनके वीज़ा रद्द कर दिए। पाकिस्तानी नागरिक जो यहाँ बैठे हुए थे उनको बाहर भेज दिया। अपना दूतावास बंद कर दिया। पाकिस्तान दूतावास के 25 आदमियों को हमने यहाँ से बाहर निकाल दिया। ये सारे एक्शन लेके उनको जता दिया था कि हम खुश नहीं हैं, नाराज़ हैं और हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि 7 तारीख को रात को 1:30 बजे, जैसे बालाकोट में हम लोगों ने रात को 1:30 बजे हमला किया था, वैसे यहाँ पे भी रात को 1:30 बजे हमारे रफेल विमानों ने और सुकोई 30 ने उड़ान भर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बगैर, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन थी कि आतंकवादियों के 21 अड्डे इस लोकेशन पे काम कर रहे हैं, पर उन 21 अड्डों में से ये 9 अड्डे हैं जो बड़े हैं, जहाँ पे आतंकवादी उपलब्ध हैं। और उस सूचना के आधार पर स्कैल्प और हैमर मिसाइल को यूज करते हुए रफाल एयरक्राफ्ट के द्वारा 23 मिनट के अंदर पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों को उद्ध्वस्त कर दिया। अब जब वायुसेना हमला करती है तो हमारे वायुसेना अध्यक्ष का एक स्टेटमेंट हर बार आता है। वो कहते हैं कि हमको जो हमला करने को बोला गया था हमने हमला कर दिया। अब कितने लोग मरे वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो आप लोग गिनते रहो। बालाकोट में भी किसी और ने गिने थे कि 300 लोग मरे। यहाँ भी हमने कहा कि हम गिनते नहीं है, हमने तो 9 आतंकवादी अड्डे उद्ध्वस्त करने थे कर दिए। और केवल उद्ध्वस्त नहीं किए, हमने उनका प्रमाण दिया। नेक्स्ट, ठीक है, इसको चलाइए, प्ले करिए पहले वाले को, सिंदूर को। नहीं, सिंदूर लिखा, प्ले करिए, ठीक है। अभी जब मैं आपको बता रहा था कि एयर रेड सायरन बजते हैं, ये स्लाइड में एयर रेड सायरन का आवाज और होता, तो आप लोगों में से कितने लोग ये सोचते हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ वो बहुत जल्दी बंद हो गया, 4 दिन में, 10-12 दिन चलना चाहिए था, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आ जाना चाहिए था हमारे पास, पाकिस्तान खत्म हो जाना चाहिए था, ऐसा कितना लोग सोचते हैं? हाथ खड़ा करिए। आप सब लोग देशभक्त हैं, बहुत बढ़िया। एक बात याद रखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, हमला करना और रोकना एक राजनीतिक समस्या है और वहीं से आदेश आते हैं करने के भी और रोकने के भी। और हम सब लोग, हमारा सोचने का लेवल बहुत नीचे है। हम उतनी ऊंचाई तक देख नहीं पाते हैं कि हर आदमी सोचता है कि नहीं, पाकिस्तान को ख़त्म कर देना चाहिए, पीओके को मिला लेना चाहिए। पीओके मिलाने के बाद क्या समस्या आएंगी हमको नहीं मालूम। हमारे प्रधानमंत्री जानते हैं या कैबिनेट जानता है। पाकिस्तान ख़त्म कर देंगे, उसका अंतर्राष्ट्रीय जो समस्या आएगी उसका जवाब कौन देगा? तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, प्लस एक हमारे देश का एक ध्येय है कि आर्थिक रूप से राष्ट्र को सक्षम करना है। 10वें पायदान से चढ़कर आज भारत 4थे पायदान पे ऑलरेडी फाइनेंशियली पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री का कहना है कि इसको 3रे पायदान पर ले जाना है। अगर 3रे पायदान पर ले जाना है तो युद्ध उसका उत्तर नहीं है। युद्ध में बहुत नुकसान होता है, बहुत खर्चा होता है। अगर हम युद्ध करेंगे तो हम 10 साल पीछे चले जाएंगे। ये चीज़ें जो ऊपर बैठे हुए राजनीतिक हमारे स्टॉलवर्ड्स हैं
उनके दिमाग में होती है। हम लोगों को ये बातें अभी एकदम समझ में नहीं आती हैं, हम बहुत उद्वेग में काम ले लेते हैं, पर वो सब चीज़ें नहीं चलती हैं। इसलिए जो ऑपरेशन सिंदूर बंद हुआ, समय बिल्कुल उचित था। भारत का नुकसान किए बगैर, पाकिस्तान को बर्बाद करके हमने इसको रोक दिया। मतलब ये बात है कि सामने वाले को 10 थप्पड़ मारे, बोला कि ठीक है भाई छोड़, माफ कर, घर बैठ गए, तो अपने को थप्पड़ नहीं पड़ा, उसको जरूर 10 थप्पड़ पड़ गए, सबने देख लिए। तो वैसा ये हुआ। जब हमने 9 ठिकाने तबाह किए, उसमें से 4 ठिकाने पाकिस्तान के अंदर थे और 5 ठिकाने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में थे। जब हमला पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में होता है तो वो इतना सीरियस नहीं होता है, पर जब किसी राष्ट्र के अंदर हमला करते हैं, जो पाकिस्तान में अटैक किया था वो सीधा पाकिस्तान के ऊपर हमला था। युद्ध की परिस्थितियां बन गई थी, उसमें मरकज सुभान अल्लाह, मरकज तैयबा, सरजल, महमूना जो है, हमने सब ये नाम देखे हुए हैं, सबको मार दिया। और जब अगले दिन अखबारों में हमने देखा तकरीबन 100 ताबूत निकले थे जिसमें आतंकियों के शव थे, इसका मतलब 100 लोग तो मर गए। उसमें कुछ और इंपॉर्टेंट आतंकवादियों को मारने का विचार था, पर वो किसी तरीके से बच गए। कोई बात नहीं, उनका नंबर बाद में आएगा। आगे चलिए। भारत ने जब जब हमला किया है, सबूत दिए हैं दुनिया को कि हमने क्या किया। पाकिस्तान ने केवल बातें की है, आज तक सिंदूर के अंदर भारतीय नुकसान को पाकिस्तान कहीं भी दिखा नहीं पाया। हमने उनको दिखाया, बहावलपुर में हमला किया था, बहावलपुर का पहले पिक्चर देखिए सैटेलाइट का, उसके बाद में हमले के बाद का पिक्चर देखिए। नेक्स्ट, ये बहावलपुर का दूसरा सेंटर है, वहां पे भी हमने हमला किया, उसके भी पिक्चर दुनिया को दिए कि हमारे हमले के बाद क्या हुआ। आगे अब जब हमने उनके 9 ठिकानों पे हमला किया, तब उनको इन नो अनसर्टन टर्म बता दिया गया था कि भारत की विचारधारा युद्ध की नहीं है। हमने पाकिस्तान के ऊपर युद्ध नहीं किया है, हमने पाकिस्तान के किसी भी नागरिक को नहीं मारा है, हमने पाकिस्तान के किसी भी मिलिट्री स्टेशन पे हमला नहीं किया है। तो कोई सैनिक हताहत नहीं हुआ है, कोई सिविलियन हताहत नहीं हुआ है। जो मरे हैं या जो बर्बाद किए हैं वो केवल 9 आतंकी अड्डे थे। इसलिए हम नहीं चाहते युद्ध करना, ना इसको एस्केलेट करना चाहते हैं, आप रुक जाइए। पर शर्म के मारे कह लीजिए या देश के सामने अगर जाना है तो कुछ तो करना होगा, ये समझ के पाकिस्तान ने भी हमले शुरू कर दिए। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले अपने ड्रोन्स भेजे, हजारों की संख्या में इंटरनेशनल बॉर्डर के अक्रॉस उनके ड्रोन्स आए। कुछ आर्म ड्रोन्स थे, कुछ अनार्म थे। जो आर्म ड्रोन्स थे उससे उनकी सदिच्छा ये थी कि हमारे जो सैनिक अड्डे हैं उनके ऊपर नुकसान हो, और जो आर्म्स नहीं थे जिनमें, उनके अंदर इस तरह के सिस्टम लगे हुए थे कि जब हम अपने रडार ऑन करेंगे तो हमारे रडार की फ्रीक्वेंसी को पता करके जो युद्ध के समय उसको जैमिंग में काम में ला सके। तो इस इच्छा के साथ उन्होंने बहुत सारे ड्रोन भेजे, पर एक भी ड्रोन अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ, क्योंकि उसको होने नहीं दिया गया। हमारी सेनाओं की तैयारी इतनी ज़बरदस्त थी कि हमने उनका कोई भी ड्रोन, कोई भी मिसाइल अंदर नहीं आने दिया जिससे कि हमारे किसी सैनिक अड्डे को क्षति पहुंचे। इसके अलावा उन्होंने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर शुरू किया। आपने देखा होगा उस टाइम पे बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस घूम रहे थे, हर तरह के मैसेज थे। कहीं पे लिखा था कि 4 रफाल गिरा दिए, कहीं पे S-400 मार दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। और दुर्भाग्य हमारा ऐसा है कि आज हम लोग व्हाट्सएप में बड़े एक्सपर्ट हैं भारतवासी। जहां मैसेज हमारे पास आया, बिना पढ़े उस मैसेज को कॉपी और पेस्ट, जिससे आपके दोस्तों को और परिचितों को मालूम पड़े कि आप कितने स्मार्ट हैं, कितनी जल्दी आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है।
आप उसको पढ़ने की जहमत नहीं उठाते हैं, आप कभी सोचते नहीं हैं कि इस मैसेज में लिखा क्या है, इस मैसेज में सच्चाई भी है या नहीं। आज हमारे पास ऐसे कई तरह के टूल्स अवेलेबल हैं जहां पे आप फैक्ट फाइंडिंग कर सकते हैं मैसेज का। इसलिए जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर शुरू किया उसमें बहुत सारे लोग कहने लगे कि अरे साहब 4 रफाल गिरा दिए, हम क्या कर रहे हैं, S-400 मार दिया, S-400 मार दिया, रफाल गिरा दिया। ये बातें सच नहीं थी, फिर भी उनकी मैसेज गए, हम लोगों ने उसको पास ऑन करना शुरू किया और बाद से लोगों को ऐसा लगा कि शायद इसमें सच्चाई हो। उनके रक्षा मंत्री ने अपने पार्लियामेंट में जवाब दिया कि हमने भारत के ये विमान गिरा दिए। उनके मीडिया ने उनसे पूछा कि जैसे भारत दिखा रहा है फोटो, आप भी फोटो दिखा दीजिए। तो पहले तो उन्होंने कहा कि आप सोशल मीडिया पे चले जाइए, सोशल मीडिया में बहुत घूम रहा है कि 4 रफाल गिरा दिए। तो मीडिया ने बोला सोशल मीडिया की कोई बात थोड़ी होती है कि आप वहाँ जाके पढ़ लो, आप दिखाइए। तो पाकिस्तान ने जो फोटो डिक्लेयर किया और दिखाया आज दुनिया को, वो MiG-29 का फोटो दिखाया। जो जहाज गिरा हुआ दिखा रहे हैं वो MiG-29 था, जबकि ऑपरेशन सिंदूर में MiG-29 अपने घर से निकला ही नहीं, सारे जहाज और पायलट घर में बैठे हुए हैं। तो फिर गिरा कैसे? क्योंकि हमने तो केवल रफाल और सुकोई को यूज किया था, इस बार MiG-29 को यूज ही नहीं किया। उन्होंने 2 साल पुराना एक क्रैश का फोटो लेके वो दुनिया को दिखा दिया कि हमने इनका जहाज गिरा दिया, और हमारे यहाँ कई लोगों ने उस पर विश्वास भी कर लिया। बैक। उसके बाद इंफॉर्मेशन वॉरफेयर उन्होंने बहुत तेजी से चलाया, बड़ी सारी इंफॉर्मेशन दी। इन चीज़ों से नुकसान ऐसा होता है कि देश के नागरिकों को लगता है कि नहीं कुछ सच्चाई होगी इसके अंदर, पर 26/11 के हमले से हम लोगों ने एक बहुत बड़ा सबक लिया था। जो 26/11 का हमला हुआ था उसको मीडिया ने लाइव दिखाया था। आपको याद होगा ताज होटल पे जो हमला हो रहा था उसको हमारा जो मीडिया था वो फोटो दिखा रहा था कि ये देखिए हेलीकॉप्टर आ गया, अभी कमांडो उतर रहे हैं ताज होटल के ऊपर, अभी कमांडो अंदर जाएंगे। अब ये चीज़ें जो है हम भी देख रहे थे और पाकिस्तान में बैठे हुए उनके आका भी देख रहे थे। उन्होंने मिलिटेंट को बताना शुरू कर दिया कि अभी कमांडो आ गए हैं, इतने कमांडो हैं, इतने जहाज आए हैं, उस हिसाब से वो तैयार हो गए। शायद अगर वो चीज़ें लाइव ना दिखाई होती, चांसेस हैं कि जो हमारे यहाँ नुकसान हुआ, हमारे जो लोग मरे वहाँ पे, उतने ना मरते। उस बात से सबक लेते हुए इस बार ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भारत शासन ने एक घोषणा की कि कोई भी मीडिया बिना इजाज़त के कोई न्यूज़ नहीं दिखाएगा, जो आपको दिखाना है हम बताएंगे आपको। क्योंकि होता क्या है कि युद्ध की स्थितियों में कई ऐसे तत्व होते हैं जो अराजकता फैलाने का प्रयास करते हैं, हड़तालें करते हैं, दंगे करते हैं, जिससे इंटरनल अशांति हो जाए। वो ना हो उसके लिए ये कदम उठाया गया। और उसके साथ आपने देखा हो कि सिंदूर शुरू होते ही 7 तारीख से हर रोज शाम को 5 बजे भारतीय सेना के 2 अधिकारी और फॉरेन सेक्रेटरी खुद टीवी पे आते थे और शाम को देश को बताते थे कि आज क्या हुआ, जिससे देशवासी करंट इंफॉर्मेशन से उनको मिलती रहे, उनको पता चले कि क्या हो रहा है, जिससे वो गुस्सा ना हो, उद्विग्न ना हो, गलत चीज़ों पे बिलीव करना ना। इसलिए ये किया गया था कि हर रोज एक मीडिया ब्रीफ होता था जिसमें देश को बताया जाता था कि आज क्या हुआ, पाकिस्तान ने कितने हमले किए, हमने कितने किए, हमारे इसमें क्या नुकसान हुआ, उनके हमलों में नुकसान हुआ या नहीं हुआ, सारी चीज़ों की जानकारी इस मीडिया ब्रीफ में दी जा रही थी। तो इस कारण जो उनका इंफॉर्मेशन वॉरफेयर था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फिर उन्होंने इंटरनेशनल प्रेशर बनाना शुरू किया, सारे देशों के पास रोते हुए पहुंचे कि साहब मर गए, भारत ने हमला कर दिया। क्योंकि उनको ये मालूम पड़ा कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने सारे देशों के प्रधानमंत्रियों से, राष्ट्रपति से बात की है और उनको तथ्यों की जानकारी दी है कि पाकिस्तान ने क्या किया और उसके जवाब में भारत क्या कर रहा है, जिससे मानसिक रूप से देश, विश्व के सारे राष्ट्रों को पता रहे, उनको गलतफहमी ना हो, गलत मैसेज ना जाए। उसको देखते हुए पाकिस्तान ने भी उसी सिस्टम के ऊपर काम करना शुरू किया। दुर्भाग्य से पाकिस्तान को केवल 3 या 4 देशों का समर्थन मिला, जिसमें अजरबैजान, चाइना, तुर्की, और बाकी सारे राष्ट्रों ने उनको कुछ बोला नहीं। हालांकि हमको सारे विश्व के राष्ट्रों ने बोला
कि आप जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, चिंता नहीं करिए, हम आपके साथ हैं, पर केवल बोला। पर पाकिस्तान को जो 3 राष्ट्रों ने सपोर्ट किया था वो खाली बोला नहीं, उनका सपोर्ट किया, उनको हथियार दिए। अजरबैजान ने 2 जहाज भर के उनको बंदूकें भेजी, तुर्की ने 3 C-70 हरक्यूलिस विमान भर के ड्रोन भेजे लड़ने के लिए। और खैर चाइना तो घर का आदमी है, अपने दहेज में पाकिस्तान को जहाज, मिसाइल जो चाहिए सब देता रहता है। तो पाकिस्तान के पास चाइनीज हथियारों की और जहाजों की भरमार है। पर इसमें यह बात पे ध्यान दीजिए कि जो पाकिस्तान की अब चीजें हैं वो चाइनीज हैं। आप लोग क्यों हंस रहे हैं? आपको कोई संदेह है क्या? जब मार्केट में हम जाते हैं दिवाली के ऊपर फटाके या कुछ लड़ी लेने, तो दुकानदार बोलता है कि साहब ये तो हिंदुस्तानी ही ले जाओ, खराब हो जाएगा बदल दूंगा, ये चाइनीज है, चल गया तो चल गया, नहीं चला तो जयराम जी की। तो वो ऐसे चाइनीज आइटम उनके पास हैं। तो चाइनीज आइटम होना गलत नहीं है, सबसे बड़ी बात है प्रशिक्षण की। हथियार होना, जहाज होना एक बात है, उन जहाजों को चलाने की कला ये आना दूसरी बात है। भारत के पास वो कला है, पाकिस्तान के पास नहीं है। इसीलिए ये जहाज देखिए F-16 है, आप इसको जानते होंगे, अमेरिकन जहाज है। अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 इसलिए दिया कि आत्मरक्षा करने के लिए इसका उपयोग करना, भारत के अगेंस्ट लड़ने के लिए ये नहीं करना। जो कॉन्ट्रैक्ट है उनका, उस हिसाब से F-16 का यूज केवल आत्मरक्षा के लिए। अगर हम उन पे हमला करते हैं, हमारे जहाजों को रोकने के लिए F-16 का यूज किया जा सकता है, पर F-16 को हमारे ऊपर हमला करने के लिए नहीं वापरा जा सकता। इस हिदायत के बावजूद पाकिस्तान ने F-16 का यूज किया और इस ऑपरेशन में हमने पाकिस्तान के 5 जहाज हवा में मार गिराए हैं। उसके अलावा पाकिस्तान का एक बड़ा जहाज अवैक्स, जो आगे दिखाऊंगा, उसको भी हमने मार गिराया। अब यहां देखिए इसकी कीमत 600 करोड़ है। 5 जहाज पाकिस्तान के हमने मार दिए, अंदाज लगाइए कितना नुकसान पाकिस्तान ने कर दिया। उसके बाद उनके पास JF-17 जैसा लेटेस्ट 4th जनरेशन हवाई जहाज है जो चाइना ने दिया हुआ है। 250 करोड़ का जहाज है, इसके अंदर सारे मिसाइल हैं। आप देखिए इसमें एक PL-15 मिसाइल लिखा हुआ है जिसकी रेंज 145 किलोमीटर है। पाकिस्तान ने PL-15 फायर किया, पर उसको हमने यहीं पे मार गिराया। और जैसा मैंने आपको बताया कि चाइनीज आइटम था, पूरा के पूरा मिसाइल पंजाब के खेतों में पड़ा मिला है। और हमारे वैज्ञानिकों ने उस मिसाइल को उठाया, अपने लेबोरेटरी में ले गए, उसको खोल के पूरा देख लिया हमने कि इसके अंदर इनके सिस्टम क्या है। तो अगली बार जब फायर करेंगे तो उस मिसाइल को काउंटर करने के लिए हमारी तैयारी रहेगी। जबकि हमारे पास जितने मिसाइल हैं उसमें एक सिस्टम है, फायर करने के बाद अगर टारगेट पे नहीं लगता है तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने आप फट जाता है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन। दुश्मन के हाथ में उसके केवल टुकड़े पड़ेंगे, पुर्जे पड़ेंगे, उसके अंदर सिस्टम नहीं उनको मालूम पड़ेगा। पर यहां तो पूरा मिसाइल ही हमको मिल गया। नेक्स्ट। उसके बाद एक और जहाज उनके पास है J-10C, अत्याधुनिक विमान है, अच्छा विमान है, पर उसका चलाने की कला नहीं है, यूज नहीं कर पाते। हमारे विंग कमांडर अभिनंदन ने बालाकोट के समय F-16 जैसे विमान को गिराने के लिए MiG-21 यूज किया था। 71 वॉर में पाकिस्तान के पास सेबर जेट अत्याधुनिक विमान था, उस समय की सबसे अच्छा विमान था वो। हमारे नेट विमानों ने, जिसमें केवल गन्स थी, हमने उससे भी उनके सेबर जेट गिराए हैं। ये हमारे भारतीय वैमानिकों की, पायलटों की विशेषता है। और मैं आपको ये जरूर बताना चाहूँगा कि इस तरह की विशेष, ये केवल भारत के सैनिकों, वैमानिकों में है। ये किसी और भी देश के वैमानिक ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ सारा प्रशिक्षण फिजिकल होता है। बाहरी देशों में कंप्यूटर जैसे गेम खेलते हैं, उसके ऊपर वो प्रैक्टिस करते हैं और फिर लड़ने आ जाते हैं। चाइना ने तो भी आज तक लड़ाई लड़ी नहीं है, और कल चाइना से लड़ाई होती है तो चाइना के पायलट तो लड़ ही नहीं पाएंगे।
ये जो अवैक्स की बात कर रहा था, पाकिस्तान के पास है 1400 करोड़ का एक विमान है, ये 450 किलोमीटर इसकी रेंज है। और इसकी खासियत यह है कि इसके ऊपर आपको एक डंडी दिख रही है, वो रडार का एंटीना है। और इस जहाज के अंदर मेरे जैसे कंट्रोलर बैठते हैं, जो बैठ के रडार कंट्रोल से देखते रहते हैं कि सामने के इसमें क्या हो रहा है। ऊपर ऊंचाई पे उड़ने के कारण इस जहाज की क्षमता इतनी है कि हिंदुस्तान में किसी भी रनवे के ऊपर कोई भी जहाज या इवन 25 किलोमीटर से ज़्यादा कोई गाड़ी चल रही है तो वो गाड़ी भी पिकअप कर लेगा। तो हमारे जितने जहाज टैक्सी करेंगे, टेक ऑफ करेंगे जहाँ से, उन सबको ये पिकअप करता है, जिससे उनको मालूम पड़ जाता है कि भारत के किस हवाई अड्डे से कितने फाइटर निकल रहे हैं। इस तरह के विमान पर ये हमने ऑपरेशन सिंदूर में इस बार मार गिराया। और आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने इसको मारने के लिए S-400 का उपयोग किया, जो आज की तारीख में दुनिया में मिसाल है। आज तक 300 किलोमीटर की रेंज तक जमीन से मारा हुआ मिसाइल किसी जहाज को नहीं मार सका है, जो हमने मारा है। ये एक मिसाल बन गया है और इतिहास में लिखा गया है कि भारतीय मिसाइल ने पाकिस्तान के जहाज को 300 किलोमीटर की दूरी पे मार गिराया। उसके बाद पाकिस्तान ने अपने ड्रोन, जैसे मैंने बताया कि हजारों की संख्या में ड्रोन वापरे। हर ड्रोन की कीमत 20 लाख थी। अंदाज लगाइए कि 1000 ड्रोन अगर उन्होंने भेजे होंगे और 20 लाख का एक ड्रोन में कितना उनको नुकसान हुआ होगा। मेरे ख्याल से IMF से जितना पैसा उनको मिला वो सारा पैसा तो इन जहाजों में निकल जाएगा। उसके अलावा ये उनके पास मिसाइल्स है, शाहीन 2, फतेह 2, फतेह 1। बेसिकली ये सारे चाइनीज मिसाइल हैं। उन्होंने इसके ऊपर लेबल चेंज कर दिया, अपना नाम लिख दिया। पाकिस्तान के पास इतनी औकात नहीं है कि इस तरह के मिसाइल बना सके, ये केवल भारत बना सकता है। तो शाहीन और फतेह 2 नाम लिखे हैं पर चाइनीज़ है। उस कारण उन्होंने जो ये मिसाइल है, पहला वाला मिसाइल शाहीन 2 है, ये इसकी रेंज 2000 किलोमीटर की है। दूसरा जो है फतेह 2, इसकी 300 किलोमीटर रेंज है। पाकिस्तान ने फतेह 2 दिल्ली के लिए लॉन्च किया था। इस बार ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे उन्होंने ये मिसाइल चलाया था कि दिल्ली तक पहुंच जाए। देखना ये चाहते थे कि अगर ये मिसाइल दिल्ली पहुंच गया तो फिर अगली बार इसी मिसाइल में हम अपना परमाणु बम लगा के भेज देंगे, जिससे दिल्ली बर्बाद हो जाएगा या दिल्ली के आसपास की सारा एरिया खत्म हो जाएगा। परंतु इस मिसाइल को भारतीय सेनाओं ने सिरसा में ही मार गिराया। पाकिस्तान से दूर सिरसा के आगे नहीं जा पाया, दिल्ली बहुत दूर है। उन्होंने वैष्णो देवी के लिए मिसाइल छोड़ा था, उसको हमने मार गिराया। उन्होंने गोल्डन टेम्पल के लिए मिसाइल डाला था, उसको भी हमने मार गिराया। उनका मानना यह था कि गोल्डन टेम्पल, वैष्णो देवी, इन जगहों पे अगर हमला हो जाता है, अगर वहाँ नुकसान कर पाए तो भारत में एक बड़ा सा हल्ला गुल्ला शुरू हो जाएगा। लोग नाराज हो जाएंगे कि अरे वैष्णो देवी को गिरा दिया, अरे ये कर दिया। पर उनका कोई भी मिसाइल अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाया। अब जो मैं बता रहा हूं मनगढ़ंत कहानी नहीं है, न्यूज़ के अंदर आई हुई है। ये फतेह 2 मिसाइल है जो उन्होंने लॉन्च किया था और ये फतेह 2 का पार्ट है जो हमने गिराया था। इसको उठा के भारतीय वायुसेना गाड़ी अपने ऑफिस ले गए अपने साथ। इसको भी हमने खोल के देखा कि इसके अंदर क्या है। नेक्स्ट। उसके अलावा पाकिस्तान ने बहुत सारे दूसरे वेपन, मिसाइल्स, शोल्डर फायर मिसाइल, बंदूकें, गन्स, आर्टिलरी, इस सब का उपयोग किया। उनके आर्मरी के अंदर जितनी चीजें थी सारी चलाई उन्होंने, किसी तरह से भारत में कुछ नुकसान हो जाए। पर उनका ये जो इरादा था कामयाब नहीं हो सका। एक अभी मेरे साथ में जो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर लेक्चर देते हैं अविनाश मुथाल, वो हर बार यही कहते हैं कि आप सोचिए कि अगर किसी पेड़ के ऊपर आम लगे हुए और पत्थर मारे, उसके अंदर 1000 पत्थर मारोगे, एक आध दो तो आम गिरेंगे, पर यहां पे एक भी नहीं गिरा। हमारे NSA ने ये क्लेम किया हुआ है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में
अजीत डोभाल साहब ने कहा है कि एक भी कांच नहीं तोड़ पाए, बाकी तो दूर की बात है। तो ये हमारी इस बार की उपलब्धियां रही है। तो इतने सारे मिसाइल, इतने सारे रॉकेट चलाने के बाद पाकिस्तान कहीं नहीं पहुंच पाया। उनके पास एक बहुत बढ़िया एयर डिफेंस सिस्टम है HQ-9BE, पर यह भी चाइनीज है। अब इस सिस्टम का काम यह है कि जब भी कोई हमला होता है तो उस हमले को पता करना, और हमला जो हो रहा है उसको पता करने के बाद उसके ऊपर कौन से वेपन से फायर करना है, कैसे गिराना है और क्या करना है, ये सारी सूचनाएं देने काम HQ-9B का है। हमने क्या किया, हमने HQ-9B को ही उड़ा दिया। अब जब आंखें ही नहीं बची तो क्या करोगे? आप सोच के देखिए कि महाभारत का युद्ध चल रहा है, धृतराष्ट्र और संजय बैठे हुए, संजय की आंखें फोड़ दी। अब धृतराष्ट्र को क्या दिखेगा? वो हालत पाकिस्तान की हो गई। HQ-9B को हमने जो डिस्ट्रॉय किया, उसके लिए हमने जो ड्रोन यूटिलाइज किया था, इजरायली ड्रोन है, दिखाऊंगा आगे मैं आपको। अचूक हमला किया, HQ-9B का हेडक्वार्टर हमने उड़ा दिया सबसे पहले, जिससे पाकिस्तान के जो रडार सिस्टम था वो फेल हो गया। उनको फिर पता ही नहीं चल रहा था कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ से जहाज आ रहे हैं, कहाँ से ड्रोन आ रहे हैं। उसके अलावा उनके पास बड़े सारे सिस्टम है, क्रोटाल है, स्पाडा 2000, मिस्ट्रेल, पर इन सब चीज़ों का फायदा जो उठाना चाहिए था पाकिस्तान नहीं उठा पाया। नेक्स्ट, ये एक पिक्चर दिखाने के लिए आप लोगों के लिए है। सेंटर में संजय बैठा हुआ है, HQ-9B, चारों तरफ रडार लगे हुए हैं। सारे रडार इंफॉर्मेशन जो पिकअप करते हैं दुश्मन के हमले की, वो सेंटर में भेजते हैं, और सेंटर में जो लोग बैठे हैं या सेंटर में कंप्यूटर है, वो निर्णय लेता है कि किस हवाई जहाज ने क्या करना है, किस मिसाइल ने क्या करना है, कौन से गन ने क्या करना है। पर सिंस हमने उसी को ख़त्म कर दिया था तो वो कुछ उस पर बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा नहीं ले पाए। ये पिक्चर आपने बहुत देखा होगा, जब सिंदूर चल रहा था तो टीवी पे बार बार आ रहा था कि पाकिस्तान ने हमारे इन 26 बेसें जो ग्रीन कलर में दिख रही हैं, हमारे एयरबेस हैं, इन सब पे हमले किए, पर कोई भी हमला उनका कामयाब नहीं हो पाया। कोई भी उनका ड्रोन, मिसाइल, एयरक्राफ्ट कुछ भी नहीं कर पाया। ये तो हुई पाकिस्तान की बात। अब मैं आता हूं भारत के जवाबी हमले का और आत्मनिर्भर भारत का। जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि हमारा जो हमला था पाकिस्तान के ऊपर, फोकस था, मेजर्ड था एंड नॉन एस्केलेटरी था। जहां पे मारना है वहीं मारा, जिसको मारना है उसी को मारा, और मारते समय इसका ख्याल रखा गया कि कोई सिविलियन इंजोर ना हो, कोई आर्मी वाला इंजोर ना हो, जिससे लड़ाई में इसका रूपांतर ना हो। और उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने इसका रूपांतर लड़ाई में किया, जिसका सबक भी उनको मिला। इस बार ऑपरेशन सिंदूर इसलिए भी खास हो जाता है कि भारत के पास जितने शस्त्र, अस्त्र और विमान हैं, हमने उसका ऑप्टिमम यूज किया। जिस चीज के लिए जो चाहिए था उसको ही छोड़ा। ऐसा नहीं कि कोई एक ड्रोन आ रहा है और हमने टैंक से गोला मार दिया। ड्रोन गिराने के लिए जिस चीज जरूरत है उससे ड्रोन गिराया, जहाज गिराने के लिए जिस चीज जरूरत है उससे जहाज गिराया। कोई भी ऐसा हमने हमला नहीं किया जिससे हमारा एम्यूनिशन बर्बाद हो। और तीनों सेनाओं ने यह युद्ध मिलकर लड़ा था। 100% कोऑर्डिनेशन था। सबको अपने अपने में इसमें पता था कि किसने क्या करना है। रोज मीटिंग होती थी, रोज की इंफॉर्मेशन जाती थी। हर सेना को बताया गया था कि आपका ये अधिकार है, आपने ये करना है। और सबसे बड़ी बात, इस बार जैसा देशवासियों ने साथ दिया, उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो सिंदूर की सफलता है, ये खाली सेनाओं की सफलता नहीं है, ये 144 करोड़ भारतीयों की सफलता है। हर नागरिक ने अपने तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में सहायता दी, साथ दिया। अगर देश साथ में खड़ा नहीं होता तो राजनीतिक पार्टियां या सेना कुछ नहीं कर पाती। इसलिए इस जीत का सेहरा जो है 144 करोड़ भारतीयों पे जाता है।
उसमें खाली सेनाएं नहीं आती, उसके अंदर पैरामिलिट्री फोर्स आती है, उसके अंदर साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने काम किया, उसके अंदर इंजीनियर्स आते हैं जिन्होंने काम किया, उसके अंदर नौजवान आते हैं जिन्होंने इस क्षमता को उजागर किया। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने हाथ दिया है और सभी का भरपूर सहयोग मिला। इस कारण बहुत कम समय में भारतीय सेनाएं और भारत पाकिस्तान का इतना बड़ा नुकसान कर पाया जिसे वो शायद सालों तक याद रखेगा। हमारा ये प्लान जो अटैक था ये बहुत सोचा समझा था। इंफॉर्मेशन सारे चैनल पे जो बताया आपको देश को दी जा रही थी हर समय पे कि हमने क्या किया, कहाँ अटैक किया, क्या गिराया, जहाँ गिराया उसके फोटो दिखाए। रहीम यार खान पे, नूर खान बेस के ऊपर जहाँ जहाँ हमले हुए उसके वीडियोस हमने देश को दिखाए कि ये देखिए हमने हमला किया है, वहाँ पे आग लगी हुई है, ये वो चिल्ला रहे हैं, ये देखिए हमने यहाँ पे गिरा दिया, ये हो गया है। हर चीज़ हमने देश को बताई। अब आप देखिए हमारे सेना के मित्र हैं वो इसको पहचानते होंगे, L60 गन है ये, 1960 में खरीदी हुई गन है। 60 में खरीदी हुई कोई गाड़ी आपके पास है क्या आज चालू कंडीशन में? भारतीय सेनाएं 1960 में खरीदी इस गन को इस युद्ध में सिंदूर में यूज वापरा है। इस बार हमारे इंजीनियर्स ने, हमारे साइंटिस्ट ने, आप देखिए इस गन को चलाने के लिए 3 लोग लगते हैं। एक आम लोड करता है, दूसरा उसको देखता है टारगेट को, और तीसरा फायर करता है। ऐसे 3 लोगों की जरूरत पड़ती है और ये गन फिक्स गन होती है, जहाँ पे रख दी बस वहीं से काम करती है। इसको हिला नहीं सकते आप, इसको हिलाने के लिए फिर मेहनत करना पड़ती है। तो ये देखिए ये गन ऐसी चलती है, 3 लोग मेहनत कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने इस बार, हमारे इंजीनियर्स ने इस बार इस गन को ऑटोमेटिक कर दिया, कंप्यूटराइज कर दिया। अब वो जवानों की जरूरत नहीं है उसके ऊपर। दूसरा, मोबिलिटी के लिए सेना ने इसको ट्रक के ऊपर रख दिया। अब वो ट्रक को आप कहीं भी ले जाइए, फटाफट 2 मिनट में यहां से पहुंच के वहां चली गई। तो इस तरह से इस गन को वापरने के कारण, और इसको जो आदेश मिलते थे वो हमारे कंप्यूटर से मिलते थे गन को, कि वो ड्रोन सामने आ रहा है उसको मारिए, वो ड्रोन को मार दिया, वहां से वो आ रहा है उसको मारिए। सोच समझ के, आदमियों की जरूरत ही नहीं है कि हम जब बैठते हैं तो हमको सोचना पड़ता है कि मारे नहीं मारे, कौन है क्या है। हमारा पीछे जो रडार सिस्टम था जो HQ-9B है, वैसे हमारे पास भी अपना है, हम उस सिस्टम पे देख रहे थे और हमारा वो सिस्टम बता रहा था कि क्या करना है। नेक्स्ट, ये भी शिल्का गन है, L70 गन है। ये सारी 60 और 70 के दशक की गनें हैं। ये हमने इन सारे गनों को मॉडर्नाइज कर दिया और इनका भरपूर उपयोग किया, और इन्हीं गनों की मेहरबानी के कारण पाकिस्तान का कोई भी ड्रोन भारतीय सीमा के अंदर नुकसान नहीं कर पाया। आगे चलिए, ये S-400 वेपन सिस्टम है, आप लोग जानते होंगे, आपने काफी नाम भी सुना होगा। जब भारत ने निर्णय किया कि S-400 खरीदा जाएगा, अमेरिका ने बहुत हल्ला किया, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगाए, बहुत धमकियां दी कि आपने ये ले लिया तो हम ये कर देंगे, आपने ये ले लिया तो हम वो कर देंगे। राजनीतिक स्थिरता, पॉलिटिकल विल, प्रधानमंत्री ने कहा नथिंग डूइंग। सेना चाहती है कि ये वेपन ठीक है, हम ये वेपन खरीदेंगे, हर हाल में खरीदेंगे। हमने 3 S-400 का तुरंत ऑर्डर रशिया को दिया। 3 में से 2 S-400 हमारे पास आ चुके हैं। उसमें से एक आदमपुर में लगाया और दूसरा चाइना की देखभाल करने के लिए हमने ईस्ट में रखा। तीसरा S-400 अभी आना है जो दिसंबर तक हमारे पास पहुंचेगा। अब आप सोचिए कि जब हमारे पास 3 S-400 के ऑर्डर हैं, 2 आए हैं, एक ईस्ट में बैठा हुआ है, एक आदमपुर में रखा है। पाकिस्तान कह रहा है कि S-400 हमने उड़ा दिया। जब उड़ा दिया तो मोदी जी ने वहां फोटो कैसे खिंचवाया? सिंदूर खत्म होने के बाद मोदी जी आदमपुर गए थे, वहां के वैमानिकों से, वायु सैनिकों से मिले थे, और जब वो भाषण दे रहे थे उनके पीछे S-400 खड़ा हुआ था। अगर पाकिस्तान ने उसको तोड़ दिया तो ये कैसे खड़ा हो गया? इसका मतलब जो भी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान उस टाइम भेज रहा था सारी गलत थी, सच्चाई से बहुत दूर थी। और S-400 ने बहुत अच्छा काम किया है। जहाँ जहाँ जरूरत थी, जहाँ हमने सोचा था वहाँ हमले किए हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान का एक आज
300 किलोमीटर रेंज पे मार गिराया, जिसको हमारे एयर चीफ ने भी कंफर्म किया है। दूसरा, हमारी सफलता आकाश मिसाइल की है। 100% इंडिजिनस मिसाइल सिस्टम है ये। कोई भी मिसाइल जब हम खरीदने जाते हैं बहुत महंगा पड़ता है, और देश अगर पैसे वाला ना हो तो खरीदना मुश्किल हो जाता है। हमारे वैज्ञानिकों ने, DRDO ने, HAL ने, सब ने मिलके आकाश सिस्टम को डेवलप किया। बहुत उन्नत किस्म का सिस्टम है। 64 टारगेट्स ये ट्रैक कर सकता है और एक साथ 12 टारगेट को उड़ा सकता है। अगर जहाज आ रहे हैं तो 12 टारगेट को एक साथ उड़ा सकता है एक सिस्टम, और इसकी 3 बैटरियां होती हैं। और आज ये सिस्टम वायुसेना में और आर्मी में दोनों जगह दिया हुआ है। इसका बहुत अच्छा उपयोग हो रहा है, और इस बार आकाश ने बहुत अच्छा काम किया, उम्मीद से ज़्यादा काम किया। और सिंदूर के कारण फ़ायदा ये हुआ कि हमारे पास करीबन 6 से 7 देशों ने इस पर ऑर्डर प्लेस कर दिया भारत के पास कि हमको ये मिसाइल दे दो। मतलब आपने प्रोडक्ट दिखाया, प्रूव हो गया अच्छा है, आपके पास ऑर्डर आ गए। तो ये पहली बार होगा जब भारत खरीदने के बजाय सामान बेचेगा। जब सामान बेचेगा तो विदेशी मुद्रा आएगी, विदेशी मुद्रा आएगी तो देश उन्नति करेगा। आकाश सिस्टम का ये हमारे पास एडवांटेज है। अब हमारी कंपनियां इसको बनाने में लग गई हैं। आगे ये हेरॉप ड्रोन है जो हमने इजराइल से लिया था। भारतीय सेनाएं जब भी अपने शस्त्र अस्त्र या विमान खरीदती हैं तो वो ठोक बजा खरीदती हैं, क्योंकि हम फ्री में नहीं लेते हैं कोई चीज़। भारत जब भी सामान लेता है उसके पैसे गिनता है, और मारवाड़ियों जैसे जब पैसे गिनता है तो वो ऐसी चीज़ लेता है कि जो उसका काम को पूरा कर सके। सेनाओं के अधिकारी बैठते हैं, सोचते हैं कि लेना है, नहीं लेना है, क्यों लेना है, इसलिए हमारा कोई भी चीज़ फेल नहीं होता है। हेरॉप ड्रोन हमने जो लिया बहुत बढ़िया काम किया। और इस ड्रोन की खासियत यह है कि इसको लॉन्च करने के बाद अगर टारगेट इसको दे दिया तो ये टारगेट के आसपास घूमता रहता है जब तक उसको टारगेट दिखता नहीं है। टारगेट के फोटो साथ लेके जाता है मेमोरी में, और जहाँ वो फोटो मैच हो गया वहाँ जाके टकरा जाता है, और अगर नहीं हुआ फोटो मैच तो वापस आ जाता है। तो उसमें नुकसान हमारा बच जाता है एक ड्रोन का, वरना खराब हो गया। तो इस तरह का बहुत अच्छा ड्रोन है। और इसको आगे चला के दिखाइए। ये देखिए हेरॉप ड्रोन कैसे काम करता है। ये फायर हुआ, कनिस्टर से फायर होता है ये, और इसको टारगेट दे दिया गया है, और वो टारगेट ढूंढेगा। ये टारगेट दिखा उसको, जाके वो टकरा गया। जब तक सामने टारगेट को मालूम पड़ता है कुछ हो रहा है तब तक वो टारगेट खत्म हो जाता है। और केवल 30 किलो का इसके अंदर बारूद होता है। तो सोचिए 30 किलो के बारूद को लेके इतना बड़ा ये करता है। तो जब हमारे जहाज़ों में 1000 किलो के या 500 किलो के हम बॉम्ब बेचते हैं तो क्या होता होगा। हमने इस ड्रोन से पाकिस्तान के एयरबेस के ऊपर उनके हैंगर को उड़ाया, उनके रडार सिस्टम उड़ाए हैं उनके। ये देखिए, इसमें आवाज़ नहीं आ रही है, वरना पाकिस्तानी नागरिक चिल्ला रहे हैं बेचारे, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, और फायदा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वहाँ तक हेरॉप तक आवाज़ नहीं पहुँची उसकी। तो बहुत तबाही मचाई हमने पाकिस्तान में हमारे इन उन्नत हथियारों के कारण। नेक्स्ट, उसके अलावा हमारे पास अपने पुराने मिसाइल सिस्टम थे, पिचोरा SAM-2 थे, गरुड़ थे हमारे पास। जैसे आपको मालूम है तीनों सेनाओं के पास अपनी अपनी कमांडो फोर्स है। जो आर्मी के पास है वो कमांडो फोर्स घातक कहलाती है, नेवी के पास नेवी सील है, वैसे वायुसेना ने भी अपनी कमांडो फोर्स बनाई है जो गरुड़ है। बहुत ही कुशल मार्क्समैन होते हैं गरुड़, इनके निशाने बहुत सटीक होते हैं। तो इनको भी लगा के रखा हुआ था एयर बेसिस के ऊपर कि जहाँ पे अगर कोई ड्रोन किसी बाकी सबों से बच जाता है तो उसको फिर गरुड़ निपटा देते थे। तो वो कोई सवाल नहीं उठता गरुड़ के निशाने से कोई ड्रोन बच जाए। ये बड़ा जाना पहचाना जहाज है जिसके ऊपर हल्ला गुल्ला बहुत हुआ था, रफाल। ये वो रफाल है, बहुत ही उन्नत किस्म का जहाज है। इसके अंदर हमने जो स्कैल्प मिसाइल था और हैमर मिसाइल था
उसका उपयोग किया, उससे फायर किया। और ये जो 2 मिसाइल हैं इतने अच्छे हैं कि इनका जो एरर है टारगेट को मारने का 1 मीटर का है। एक बार आपने टारगेट लगा दिया, उसको छोड़ दिया उसको, तो 1 मीटर दाएं या 1 मीटर बाएं जाएगा, उससे ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। और 1 मीटर कोई डिस्टेंस नहीं होता, 1 मीटर मतलब जहाँ पे जो नुकसान होना है वो होना ही है। ये मिसाइल जाता है, आरसीसी रूफ को पंक्चर करता है, अंदर जाता है और उसके बाद फटता है। उससे डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो रफाल ने इस बार जिस चीज़ के लिए, जिस मकसद से हमने रफाल खरीदे थे, वो मकसद पूरा किया। और अभी भारतीय वायुसेना डायलॉग में है रफाल के लिए। हो सकता है कि आने वाले समय में भारत 114 रफाल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करे, जिसमें इस बार फ्रांस ने बोला है कि ये रफाल हम आपको बनाने के लिए दे देंगे। क्योंकि भारत जब भी वेपन लेता है पहली शर्त रखता है मेक इन इंडिया की। वो इसलिए कि कल ना पलट जाए, आपने जहाज दे दिया बाद में सामान नहीं दिया तो फायदा क्या हुआ, जहाज बेकार हो गया। इसलिए जो भी चीज़ हम लेते हैं मेक इन इंडिया। सुकोई हमने लिया है, मेक इन इंडिया लिया था, MiG 21 लिए थे, मेक इन इंडिया था। मोस्ट प्रोबेबली अगर रफाल हमने 114 साइन किया कॉन्ट्रैक्ट, तो इसका भी कॉन्ट्रैक्ट में ये मेक इन इंडिया में आएगा। सारे रफाल हिंदुस्तान में बनेंगे और अपने तरीके से बनेंगे, अपने उपयोग के लिए उसमें लगने वाली चीज़ें लगेंगी। क्योंकि जब हम जहाज़ लेते हैं बाहर से, कंट्री का पहला पॉइंट ये होता है कि हमारे जहाज़ पे केवल हमारे ही मिसाइल लगेंगे, दूसरे जहाज़ पे, हमारे जहाज़ पे दूसरे मिसाइल नहीं चला पाओगे आप। मतलब आप जहाज़ लिया तो मिसाइल भी उससे खरीदना है आपको। पर भारत इन शर्तों को नहीं मानता। हमने सुकोई लिए, ब्रह्मोस उसके ऊपर लगाया, मिराज लिए, हमने उस पर ब्रह्मोस लगाया। हर चीज़ के ऊपर अपना हिसाब से मिसाइल लगाए, क्योंकि हम उन बात पे विश्वास नहीं करते कि आपसे जहाज ले लिया तो आपसे हथियार भी लेंगे। ये आपका सुकोई 30 जाना पहचाना विमान है, पुणे का है। बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा जहाज़ है, रेंज इसकी बहुत ज़बरदस्त है इसके पास। और ये ब्रह्मोस मिसाइल ले जाता है। ब्रह्मोस ने भी अपना काम बहुत उम्दा तरीके से किया है। ब्रह्मोस जो नाम है, ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये मिसाइल रशिया और हिंदुस्तान ने मिलकर बनाया। 51% साझेदारी भारत की है इसके अंदर, मतलब ओनरशिप हमारी है। 49% भागीदारी रशिया की है। ब्रह्मोस जो है ब्रह्मपुत्रा से ब्रह्म आया है, और मोरास जो इनकी रिवर है रशिया में, उससे मोस आया है। तो ऐसा ये ब्रह्मोस बना है, इसलिए इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है। और इस बार सिंदूर के बाद अभी रशिया ने भी डिमांड कर दी कि हमको भी ब्रह्मोस दे दो। अभी तक रशिया भी नहीं मांग रहा था, उसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज से हमको डिमांड ऑलरेडी आ चुकी है ब्रह्मोस के लिए भी। तो आप ये देखिए कि सिंदूर से हमें कितना फ़ायदा हुआ। बहुत सारी कंट्रीज से हमारे पास अब वेपन खरीदने की डिमांडें आ रही है। बहुत जल्द तेजस विमान भी हमारा सप्लाई के लिए रेडी होगा, और कई सारी कंट्रीज तेजस के लिए भी डिमांड करेंगी। तो सोचिए हमारे पास कितना ज़्यादा ये रहेगा कि हम कई देशों को अपना सप्लाई कर सकते हैं। और विदेशी पाश्चात्य देश, वेस्टर्न कंट्रीज, ये कभी नहीं चाहती थी कि भारत इस लेवल तक पहुँचे जिसमें खुद अपने हथियार बनाए और सप्लाई भी करे। पर आज हम उन सब लेवल को पार कर चुके हैं। ये मैं आपको जो बता रहा था, ब्रह्मोस 3,500 किलोमीटर की इसकी स्पीड है। इतनी स्पीड से जब जाता है तो दुश्मन का कोई भी मिसाइल ऐसा नहीं है जो इसको बीच में इंटरसेप्ट कर सके या गिरा सके। एक बार ये तीर निकल गया तो निशाने पे टकराता ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है या कोई चॉइस नहीं है किसी के पास। और वैसे ही जैसा आपको बताया, ये आकाश मिसाइल, ये भी 2800 किलोमीटर की स्पीड चलता है। और बहुत जल्द आकाश मिसाइल ब्रह्मोस के बराबर आ जाएगा। उसकी स्पीड, उसकी रेंज, वहाँ तक हम ले जाएंगे। और S-400 जो हम खरीद रहे हैं रशिया से, आज हिंदुस्तान में भी अपना मिसाइल बना रहे हैं। आने वाले साल 1.5 साल में भारतीय वैज्ञानिक, भारतीय कंपनियां S-400 के मुकाबले का मिसाइल हमको दे देंगी। ये कैपेबिलिटी और कैपेसिटी आत्मनिर्भर भारत में हमने पाई है। आप देखिए, आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस, तेजस,
और L60 L70 गन जैसी उनको ऑटोमेट करने का काम किया है, वो सारा आत्मनिर्भर भारत का ही परिणाम है। ये वो दो मिसाइल हैं, स्कैल्प और हैमर, जिसकी मैं बात कर रहा था, जिससे हमने आतंकवादियों के 9 अड्डों को बर्बाद कर दिया। आगे चलिए। अब इस युद्ध में नेवी का अपना बहुत बड़ा रोल था। जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो वायुसेना और सेना तो सीमाओं पर डट गई थी। नेवी ने हार्बर को ब्लॉक कर दिया। समुद्री सीमाओं में कोई को भी, किसी भी यात्री को या किसी जहाज को पाकिस्तान की तरफ जाने की इजाज़त नहीं थी, ना पाकिस्तान से बाहर निकलने की इजाज़त थी। पूरी पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है उसको हमारे विक्रांत ने ब्लॉक कर दिया था। विक्रांत एक जहाज है, शिप है, जिसमें फाइटर्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं और एक बहुत बड़ा शिप है। इसकी ऊंचाई जो है 40 मंजिली बिल्डिंग के बराबर है और 60,000 टन का वेट इसके अंदर है। और ये जब चलता है विक्रांत तो अकेला नहीं चलता है। जब ये विक्रांत समुद्र में निकलता है तो अपने साथ एक बहुत बड़ा कॉन्वॉय लेके चलता है। वीआईपी जैसे हमारे यहाँ आते हैं तो उनके आसपास में बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं, एम्बुलेंस होती है और ये एनएसजी होते हैं, क्यूआरटी वाले होते हैं। वैसे ही जब विक्रांत चलता है तो विक्रांत के साथ में सबमरीन होती हैं, डिस्ट्रॉयर होते हैं और अलग अलग तरह के जहाज साथ में चलते हैं, जो हर तरीके के मुसीबतों का सामना करने के लिए काम आते हैं। ये देखिए, जब समुद्र में विक्रांत निकलता है तो दूर से ऐसा नज़र आता है। अब आप बताइए, इस तरह की कोई चीज़ सामने आ जाए तो किसमें हिम्मत है कि इससे मुकाबला करेगा। और जब पाकिस्तान को उसने हमने ब्लॉक कर दिया तो पाकिस्तान के पास फ्यूल पहुंचना बंद हो गया। हर ज़रूरत की चीज़ जो समुद्री रास्ते से पाकिस्तान के पास आती थी सारी बंद हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लॉकेट था। और मेरी इन्फॉर्मेशन हो सकता है गलत हो, केवल सुनी हुई बातें हैं। जब अपने नेवी के मित्रों से बात कर रहा था तो ऐसा किसी ने मुझे कहा, कहाँ तक सच्चाई है मुझे पता नहीं, पर उनके हिसाब से 10 तारीख को हमने सिंदूर को रोक दिया। सिंदूर बंद नहीं हुआ है, सिंदूर रुका है। पाकिस्तान ने कोई गलत हरकत की तो सिंदूर फिर चालू हो जाएगा। अभी केवल स्टॉप बटन लगाया है, क्लोज नहीं किया इसको। तो मेरे को ऐसा बताया गया कि 10 तारीख को विक्रांत पाकिस्तान पे हमला करने के लिए तैयार था। कुछ घंटे की मोहलत और मिलती तो शायद नेवी भी अपना हमला कर देती, पर भारत ने शाम को 5 बजे 10 तारीख को पाकिस्तान ने हाथ खड़े कर दिए। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारतीय सेना को बार बार कॉल किया कि हमला रोक दो, क्योंकि हमने उनके 2 एयरफील्ड उड़ा दिए थे, हमने उनके 12 से 15 जहाज मार दिए, उनके 2 अवैक्स मार दिए। इतना बड़ा नुकसान करने के बाद उनकी इच्छा नहीं थी कि भारत और नुकसान करे, इसलिए उन्होंने भारतीय सेनाओं से निवेदन किया कि आप अपना हमला रोक दीजिए। इसलिए हमने 10 तारीख की शाम को 5 बजे ये हमले रोक दिए थे। हमारी यहाँ कहावत है, मोर यू स्वेट इन पीस लेस यू ब्लीड इन वॉर। अगर शांति काल में हम मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, तो युद्ध काल में हमारा खून नहीं बहता है। अगर हम शांति काल में आराम करेंगे तो युद्ध में हमें नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। अगला आत्मनिर्भर भारत का अचीवमेंट आकाश तीर। ये नाम सिंदूर शुरू होने के पहले दुनिया के किसी भी राष्ट्र को नहीं मालूम था कि आकाश तीर नाम की कोई चीज़ भारत के पास है। 10 साल से इसके ऊपर काम चल रहा था। पिछले साल हमारे वैज्ञानिकों ने, DRDO ने आकाश तीर को आर्मी को हैंडल किया था। ये कंप्यूटराइज सिस्टम है जिसके अंदर रडार हैं, कंप्यूटर्स हैं और सारी गन जितने आपको बताई थी L60 L70 और बाकी जितने भी मिसाइल्स हैं सारे इससे कनेक्टेड होते हैं। और ये गन, ये जो सिस्टम है ये डिसीजन लेता है कि सामने से आने वाले दुश्मन के चीज़ को कैसे बर्बाद करना है, उसके लिए कौन सी गन फायर करेगी, कौन सा मिसाइल फायर करेंगे, कौन सा वेपन फायर करेंगे, किस टाइम पे करेंगे। हर चीज़ का डायरेक्शन आकाश तीर के वहाँ से मिलता था। और इसीलिए आकाश तीर के बदौलत सीमा की सुरक्षा इतनी ज़बरदस्त हो गई थी कि पाकिस्तान का कोई भी
हमला हमारे ऊपर नहीं हो पाया। अब इसकी इंफॉर्मेशन क्यों बाहर नहीं गई? क्योंकि क्या होता है कि जब पहले हम अपना कोई भी चीज़ बनाते थे तो उसके लिए चिप जो उसमें लगती है विदेशों से लेते थे, चाइना से लेते थे, ताइवान से लेते थे। जब भी हम चिप बाहर से लेते हैं, आपके मोबाइल के अंदर भी जो बाहर के मोबाइल हैं उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपके यहाँ पे है वो सब बाहर जाती है। तो वैसे ही जो चिप है उसके अंदर लगता है, इस बार स्वदेशी चिप था इसके अंदर। हमने चिप जो लगाया था भारत का चिप था, इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग था भारत का था। और ऐसे ही पिछली बार कारगिल के टाइम पे भारत ने गूगल से कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी थी कि लाइव इन्फॉर्मेशन हमको दीजिए, तब गूगल ने वो इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया था। उस जानकारी के बाद भारतीय वैज्ञानिकों ने अपना खुद का सिस्टम बनाना शुरू किया। एक नाविक सिस्टम अभी हमने बनाया है जो गूगल के मुकाबले बेहतर है, मैप माई इंडिया का है। उस नाविक को हमने यूज़ किया। तो सिंस हमारी सारी चीज़ें भारतीय थी, इसलिए बाहर वालों को पता ही नहीं चला हमने क्या किया। जब ये काम करना शुरू किया सिंदूर में, तब बाकी देशों को मालूम पड़ा कि आकाश तीर नाम की कोई चीज़ इनके पास है। ये ऐसे हमारे रडार से होते हैं, इसके अंदर लगे हुए से कंट्रोल सिस्टम होता है जिससे सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है और दुश्मन के हवाई हमलों को रोका जाता है। ये सारी बातें बता चुका हूँ। अब इसके ऊपर प्रयोग चल रहे हैं, इसको आने वाले समय में अच्छा और अच्छा किया जाएगा। ISCCS इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, ये एक बहुत उम्दा चीज़ भारत के पास है। जैसे आकाश तीर है, ये आकाश तीर का बाप है। आकाश तीर का एरिया लिमिटेड है, इसका एरिया बहुत ज़्यादा है। दिल्ली में या जोधपुर में जो हमारे इसके सेंटर हैं, वहाँ से कश्मीर से लेके कच्छ तक सारी बॉर्डर की निगरानी की जा सकती है, क्योंकि रडार आगे काम करते हैं, रडार से पिक्चर पीछे आती है और वहाँ से ऑफिस रूम में बैठ के निर्णय होता है कि क्या होना है, कौन है, शायद आने वाला विमान दोस्त है, दुश्मन है, क्या है। और ये सारे डिसीजन लेता है। आकाश तीर को इससे जोड़ दिया गया था ISCCS से, तो आकाश तीर और ISCCS दोनों ने मिलके इस बार सिंदूर में अपना काम दिखाया है। और ISCCS जो है ये फ्रांस का एक्चुअली ओरिजिनल सिस्टम है। 1996 में हमारे अधिकारी फ्रांस गए थे एक्सरसाइज के लिए, उन्होंने वहाँ पे ये सिस्टम देखा, बहुत अच्छा सिस्टम था, खरीदने की इच्छा जाहिर की। 2000 में हमने इससे कोटेशन लिए थे फ्रांस से कि हमको आपका ये सिस्टम चाहिए। तब फ्रांस ने इसकी एक सिस्टम की कीमत हमको बताई थी 1000 करोड़, और वो नॉन अपग्रेडेबल था। आपने सिस्टम ले लिया, जो है जैसा है उसको यूज़ करना है, उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। मतलब, और हमारी ज़रूरत 10 सिस्टम की थी। 10,000 करोड़ का खर्चा करने की भारत की सामर्थ्य नहीं थी उस टाइम पे। इसलिए हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे सेना के जवानों ने, अधिकारियों ने निर्णय लिया कि इसको हम खुद बनाएंगे। देख के आ गए थे, बनाना शुरू किया। 2012 में हमने अपना सिस्टम बना लिया और मुझे बताते खुशी हो रही है कि 1000 करोड़ का एक सिस्टम जो वो दे रहे थे, हमने 536 करोड़ में 5 सिस्टम बना दिए। तकरीबन 100 करोड़ में एक सिस्टम। कहाँ 1000 करोड़, कहाँ 100 करोड़। तो ये हमारी क्षमताएं हैं, खाली हमको उसको उठाना है, उजागर करना है, साथ लेके चलना है। भारत के नागरिक, भारत के वैज्ञानिक, भारत के नौजवान बहुत कैपेबल हैं, चाहे तो वो कुछ भी कर सकते हैं, और वो उन्होंने इस बार करके दिखा दिया है। तो इस तरह का ये सिस्टम है, और इसमें ब्रह्मोस, S-400 सारे इंटीग्रेटेड थे। जितने मिसाइल चलाए हमने सारे इन सिस्टम के बदौलत चलाए हैं। इस तरह का उसका नज़ारा होता है, ऑप्शन का ऐसे दिखता है अंदर से। वो आप देखिए कितना खूबसूरत है, और बहुत बड़ा हॉल होता है ये। उस हॉल के अंदर बहुत बड़ा स्क्रीन लगा होता है, उस स्क्रीन के ऊपर एयर पिक्चर आती है। नेक्स्ट, जैसे दिख रहा है आपको, ये सब हवाई जहाज उड़ रहे हैं, और उसमें डिसीजन होता है कि किसको गिराना है, किसको छोड़ना है। आगे चलिए। 9 मई की रात को, और हमने हमला जो किया था 9 मई को किया था। जो इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से 9 मई की सुबह 4 बजे पाकिस्तान ने डिसीजन लिया था कि भारतीय क्षेत्रों पे खूब ज़बरदस्त हमला किया जाएगा, पर हमने रात में ही कर दिया।
तो उसके हमले के पहले ही हमने उसको नेस्तनाबूद कर दिया, उसके पास ताकत ही नहीं बची कि अगले दिन हमले का वो सोच सके। और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान ने हालांकि कबूल नहीं किया, पाकिस्तान ने किसी भी फोरम पे कि हमारे नुकसान हुआ है, हमारे लोग मरे हैं। पर अभी हाल ही में पाकिस्तान के यहाँ एक समारोह हुआ था, हमारे जैसे अलंकरण समारोह होता है, जैसे हम लोगों को PVSM VSM मिलता है, राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम होता है, उसमें राष्ट्रपति खुद हम लोगों को अलंकरण देते हैं या कीर्ति चक्र देते हैं या वीर चक्र देते हैं, जो मरे हुए हैं उनको मरणोपरांत मिलता है। वैसे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा अभी जलसा हुआ था, उसके अंदर 136 सैन्य अधिकारियों की विधवाओं को मरणोपरांत पदक दिए गए। अगर आपके कोई लोग मरे ही नहीं तो वो विधवाएं कैसे हुई, उनको मरणोपरांत पदक कैसे दे दिया आपने? इसका मतलब कि आपके लोग मरे हैं। सो 136 का कबूलनामा तो उन्होंने खुद दे दिया। तो पाकिस्तान का नुकसान जरूर हुआ है, बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है। और उसके अंदर 2 कमांड कंट्रोल सेंटर हमने गिराए हैं, उनके 6 रडार गिराए हैं, 2 SAGW सरफेस टू एयर गाइडेड वेपन मिसाइल जो S-400 क्लास के होते हैं वो हमने तोड़े हैं, 2 रनवे तोड़ दिए हैं, उसमें से 1 रनवे तो अभी भी रिपेयर हो रहा है। उसका हमने, हमारे पास अभी पेपर में आया भी था, न्यूज़ में दिखाया था कि उस रनवे का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने, ये आया था, कोटेशन मांगे थे उन्होंने, बाहर कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि हमको रनवे रिपेयर करना है। तो जब थोड़ा ही नहीं रनवे आपका, तो कॉन्ट्रैक्ट में रिपेयर के लिए कैसे मांग रहे हैं आप, निविदाएं कैसे दे रहे हैं? 3 हैंगर तोड़े, उस हैंगर के अंदर जहाज थे, F-16 थे, उसके अंदर UAV थे और 1 अवैक्स था। 5 फाइटर एयरक्राफ्ट को हवा में गिराया हमने, 1 इलेंट था उसमें, मतलब अवैक्स। इतने जहाज़ों का नुकसान हमने ऑलरेडी किया हुआ है पाकिस्तान का। हमने जो उनकी एयरफील्ड का नुकसान किया उसके भी फोटो हमने दुनिया को दिखाए। ये बोलारी एयरफील्ड है, ये पहले कैसी दिखती थी और नुकसान के बाद कैसी दिखती है वो है। नेक्स्ट जकोगाबाद एयरफील्ड है, उसमें भी दिखाया कि पहले कैसी दिखती थी, नुकसान के बाद क्या हालत है। जहाँ हैंगर तोड़े हमने उसके फोटोग्राफ्स हैं। तो हर चीज़ का फोटो हमने दिया है दुनिया को। अब बात आती है अगले आने वाले लड़ाइयों की। एक स्लाइड है, टाइम बहुत हो गया है पर मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा और आपका 10 मिनट 15 मिनट। अगले आने वाली लड़ाइयाँ बहुत अलग होंगी। अब आप भूल जाइए जिसमें सेनाएं बॉर्डर क्रॉस करके एक दूसरे पे हमला कर रही हैं और ज़मीन कब्जा कर रही हैं। अब सेनाएं अपने पास घर में ही बैठी रहेंगी, सेनाएं कहीं नहीं जाएंगी। आप देखिए इजराइल और ईरान में क्या हो रहा है, 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों देशों में। यहाँ से मिसाइल चलता है, ईरान में गिरता है, ईरान मिसाइल फायर करता है, इजराइल में गिरता है, यहाँ भी लोग मर रहे हैं, वहाँ भी लोग मर रहे हैं। तो इस तरह के हमले अब बढ़ेंगे। आने वाले समय में अगर युद्ध होता है तो वो बॉर्डर के इलाके में जम्मू कश्मीर और कच्छ वालों को नुकसान नहीं करेगा, अब वो नुकसान करेगा बम्बई, पुणे, जहाँ पे हमारा DRDO हेडक्वार्टर है, फाइनेंशियल कैपिटल है। तो इन लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत है। अभी तक क्या होता है, मैंने कई जगह पूछा लोगों से कि 4 दिन में बंद हो गया, आप कैसा लगा, आपसे पूछा मैंने, आप सब लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, क्योंकि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, मरने वाले तो बॉर्डर पे हैं। पर अगली बार जब लड़ाई होगी उस टाइम आप हाथ खड़ा नहीं करोगे, आप बोलोगे जल्दी बंद करो यार इसको, पता नहीं कहाँ मिसाइल गिर जाए आके। ठीक है, तो अगली लड़ाइयाँ जो होने वाली है उनका रूप अलग होगा। ईश्वर से कामना है लड़ाई ना हो, पर होगा तो जैसे आज इजराइल और ईरान की लड़ाई चल रही है उस तरह के युद्ध आगे आने वाले समय में होंगे, जो बहुत खतरनाक होंगे, बहुत नुकसान होगा, हमारे देश के बहुत लोग उसमें मारे जाएंगे। उसके अलावा वो सब बातें छोड़ें तो एयर लैंड और सी का तो लड़ाई जो होती है होनी है, स्पेस, साइबर और कॉग्निटिव वार, ये वॉर का महत्व ज़्यादा रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस आएंगे, गलत मैसेजेस आएंगे, आप लोग बिलीव करिए, फॉरवर्ड करिए, देश को नुकसान उतना पहुंचाएंगे। इसलिए साइबर वॉर के अंदर सबसे निवेदन है, खास करके यंग लोगों से, व्हाट्सएप का यूज़ जरूर कीजिए। जो मैसेज आते हैं पढ़िए, समझिए, पर अपने तक रखिए, उसको भेजने की जल्दी मत कीजिए। आप उन मैसेजेस को फॉरवर्ड करके अपने देश का नुकसान कर रहे हैं, देश की सेनाओं को कमजोर कर रहे हैं। आजकल आप लोग व्हाट्सएप, फेसबुक और कई चीज़ें, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, इसका उपयोग अच्छे कामों के लिए कीजिए। आपके पास कोई मैसेज आता है, सच्चाई पता कीजिए,
हो सकता है वो मैसेज सच्चा हो पर देश के लिए अच्छा ना हो, कृपया उस मैसेज को डिलीट कर दीजिए, आगे मत भेजिए। कोई जरूरत नहीं है बताने के लिए कि हमारे देश में क्या नुकसान हुआ है। अगर मैसेज अच्छा है कि हमने पाकिस्तान के 5 जहाज गिरा दिए, जरूर भेजिए, पर आपको मैसेज आता है कि हमारा एक जहाज गिर गया तो मत भेजिए, कोई मतलब नहीं है। बुरी खबर है मत भेजिए, अच्छी खबर है जरूर भेजिए। उसके लिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है। व्हाट्सएप का जितना यूज़ आप अच्छे से अच्छे कर सके जरूर कीजिए, वो देश का बहुत बड़ा भला करेंगे। स्पेस के से अटैक होंगे और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा, नैरेटिव सेटिंग, कई कहानियां बन जाती हैं, कई नैरेटिव बनते हैं। तुरंत बिलीव मत कीजिए, पता कीजिए, मित्रों से चर्चा कीजिए, अपने से बड़े से पूछिए, आपको मालूम पड़ेगा कई बार कि वो जो चीज़ें चल रही हैं गलत हैं। तो अगली सारी लड़ाइयाँ, ये नीचे के 3 पॉइंट हैं, इसके ऊपर ज़्यादा होंगी। इसके ऊपर हमारे को सबको समझने की, सीखने की और ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम इन तीनों चीज़ों पे ध्यान देके चलेंगे तो हम अपने देश का बहुत बड़ा भला करेंगे। लास्ट में केवल ये बताना चाहूँगा कि एक सेंटेंस है, व्हाट कैन आई डू एंड व्हाट कैन आई डू। चीज़ वही है, कहने का तरीका अलग अलग है। एक है मजबूरी वाला कि मैं क्या कर सकता हूँ यार, और दूसरा है मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। आज जरूरत है दूसरे वाले तरीके से बोलने की कि मैं क्या कर सकता हूँ, ना कि मजबूरी वाले कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो गरीब आदमी हूँ। नहीं, हर देश का नागरिक, हर नवयुवक दूसरे वाले सेंटेंस को यूज़ करे। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास क्षमता हो, स्वदेशी चीज़ों का उपयोग बढ़ाइए, देश का पैसा देश में रहेगा और इकोनॉमी हमारी मजबूत होगी। हम लोग टूरिज्म के लिए बाहर निकलते हैं, मालदीव जाते हैं, मलेशिया, सिंगापुर जाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ जो चीज़ देखने जा रहे हैं आपके देश में अवेलेबल है। अपने देश को हम नहीं देखते हैं, बाहर के देशों में जाके खर्चा करके आते हैं। अपने देशों में जाइए, पहले अपने देश को पूरा देखिए सही एक बार। अपना देश देखने के बाद अगर आपको लगता है कि अपना देश पूरा देख लिया, तब बाहर जाइए। अगर आप अपना देश घूमेंगे तो अपना पैसा अपने देश में अपने लोगों पे आएगा। तो इन सब चीज़ों के साथ मैं आपकी को धन्यवाद देता हूं मेरे सुनने के लिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। अतिशय सुंदर असं चित्रण ऑपरेशन सिंदूरचं सरांनी इथं निर्माण केलं। आपण शेवटच्या टप्प्यात आहोत, आभार प्रदर्शन। ऑल गिव्ह सम बट सम गिव्ह ऑल। सर्वच जण काही ना काही देतात, पण काही लोक सर्वच देतात देशासाठी, आणि ते असतात सैनिक। ये शहीदों की जमी है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं, ये शहीदों की जमी है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं, ये बंजर होके भी कभी बुजदिल पैदा नहीं करती। या शहीदांसाठी एक वेळ टाळ्या होऊ द्या। आणि आजच्या या विशेष कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन माझ्याकडे सोपवलेले आहेत। सर्वप्रथम आजच्या या व्याख्यात्यांचे मी आभार मानतो, एअर मार्शल प्रदीप बापट सरांचे, जे पुण्याहून इथं आलेले आहेत। त्यानंतर खास या प्रसंगी आम्हाला दादांची आठवण होते, प्रकाशदादांची, आणि प्रकाशदादांची आठवण होते जे आम्हाला पाठबळ म्हणून लाभते नेहमीच। त्यांची आठवण पूर्ण करण्याकरता सईताईंनी इथं उपस्थिती लावलेली आहे। खास करून मी त्यांचे आभार व्यक्त नाही करायचे आहेत, पण तरी एक प्रथा म्हणून त्यांचे आभार व्यक्त करतोय। तसेच उपस्थित सर्व माजी सैनिकांचे, आपण सगळं श्रोतृ वर्ग, महिला वर्ग, पुरुष वर्ग, या सर्वांचे मी या शरद व्याख्यानमालेतर्फे आभार व्यक्त करतो। तसेच उद्याचे आपले जे पुष्प आहेत, 6वे पुष्प, ते म्हणजे मंजिरीताई देवरस मुंबई यांचे, आणि विषय आहे पु ल आणि सुनीताबाई एक सहजीवन। तर उद्या दिनांक 9 ऑक्टोबर 2025 रोजी 8 वाजता 6वे पुष्प गुंफल्या जाणार आहे। सर्वांनी आपली उपस्थिती वेळेवर लावावी। तसेच आजच्या या शेवटच्या टप्प्याचे शारदास्तवनकरिता मी इथं माननीय श्री निशिकांतजी परळीकर यांना इथं विनंती करतो की त्यांनी शारदास्तवन करिता इथे यावे। धन्यवाद सर। पुनश्च ऐकूया मी सर्वांचे आभार करतो, आभार मानतो आणि निशिकांतजींना इथं आमंत्रित करतो।